गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है सेवार सिविल सर्विसेज में। मेरा नाम है आयुष कटियार। हम लोग हैं इस समय क्रॉनिकल के तीसरे लेक्चर में, जून माह की तीसरे लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं। हम लोगों का उद्देश्य है पूरे साल का करंट अफेयर्स खत्म करना। पिछला वीडियो जो जुलाई के थे, 2 वीडियो में पूरी जुलाई खत्म कर दी गई। ये है जून का, और जून का ये तीसरा वीडियो है। टारगेट हम लोगों का है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और रिव्यू ऑफिसर जो प्रीलिम्स आने वाला है आपका, जिसकी डेट डिसाइडेड है, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हों। उसमें करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए आप 100% पूरा करंट अफेयर्स राइट करके आएँ, ठीक है। इस उद्देश्य से हम इस बुक को पढ़ेंगे। दूसरी बात और है, अगर आप किसी और स्टेट से हैं और इस बुक को फॉलो करते हैं तो आप पढ़ लीजिए बहुत आराम से। बहुत चीज़ें अलग तरीके से यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं, राइट। चलो सबसे पहले आ जाता हूँ मैं ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच पे, नंबर 1 सबसे, और कहीं नहीं जाना है, राइट। एक बात और है कि जुलाई माह की जो क्रॉनिकल है उसके 2 वीडियो पूरे उपलब्ध हैं, पूरी क्रॉनिकल खत्म है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। दूसरी बात ये जून माह की क्रॉनिकल है। मेरा उद्देश्य इसमें ये था कि मैं 2 वीडियो में इसको भी खत्म कर सकूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे अलग से डिस्कस करनी पड़ी, राइट। तो सबसे पहले आ जाता हूँ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच है क्या? सबसे पहले लास्ट लाइन में हम आके देखेंगे, सीधे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। यह वॉशिंगटन स्थित एक एनजीओ है, गैर लाभकारी संगठन है, जो WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की परियोजना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें हुआ क्या है, देखिए मेनली यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि जो मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़े आए हैं, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़े जो आए हैं, उसमें ये बोला गया है कि सन 2000 के बाद में भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष नष्ट हो गए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं और भी आपको लिखने को ये मिलेगा मेंस में। एक बात और है, दूसरी बात है कि यहाँ पे आपको जो भी ये लैंग्वेज लिखी गई है, अब इसको कैसे पढ़ना है, राइट। यहाँ पे इतनी चीज़ें आपको, केवल बहुत सारी डेटा है, इन सब चीज़ों को रटना नहीं है, एक बात याद कर लें आप इससे। लेकिन हम निकाल क्या सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट में जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ कार्बन सिंक, यहाँ पे लिखा है नेट कार्बन सिंक। इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, ये है क्या? कार्बन सिंक क्या होता है? दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और उसको अगर आप कैप्चर करके रखते हैं, बचा के रखते हैं, और या फिर उसको फैलने से रोकते हैं या नेट जीरो के स्थिति में लेके आते हैं, अभी मैं सब सारे चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा, उनको अगर आप इस स्थिति में लेके आते हैं तो उसको बोलते हैं कार्बन सिंक। अब आपको देखिए 2 वर्ड आपको देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एक है कार्बन सिंक, दूसरा है कार्बन स्टॉक। ठीक, दोनों ही अलग हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। हो सकता है किसी भी समय प्रीलिम्स या मेंस में कहीं पे भी ये आपको पटक के दे दिया जाएगा और आप फंस जाएंगे इसी में, आपको लगेगा दोनों एक ही हैं। है क्या? देखिए, जब कहीं से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कहीं से CO2 का अगर इमिशन हो रहा है, CO2 अगर कम कर रहे हैं हम ऐसे उपकरणों के साथ में जिससे CO2 थोड़ी मात्रा में निकलती रहती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होती है, कैप्चर होती रहती है। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार फिर से इसको बैक करके सुन लेना, इसको बोलते हैं कार्बन सिंक, राइट। अब एक और है, आप कार्बन कैप्चर पढ़ते रहते हैं या फिर आप कार्बन स्टॉक पढ़ते रहते हैं। देखिए इसको सुन लो, इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, राइट। किसी भी समय आ जाएगा, फिर आप बोलेंगे ऐसी बुक में ऐसा लिखा नहीं है, ठीक। तो इसमें सीन ये है कि जो कार्बन जो आपका स्टॉक है, उसका लक्ष्य ये होता है कि जो भी कार्बन CO2 के रूप में या अन्य किसी रूप में अगर कार्बन फैला है आपके एनवायरनमेंट पे, उसको कैप्चर करके रखना है। कैप्चर करके रखेंगे, स्टॉक बना देंगे उसका, उस पर ताला लगा देंगे, राइट। उससे इमिशन नहीं होगा, उसमें और ज़्यादा अंदर नहीं आएगा, राइट। तो ये हो गया, क्या हो गया, इसको बोलते हैं कार्बन सिंक। इसको लेफ्ट वाले को बोलेंगे कार्बन सिंक, राइट वाले को बोलेंगे क्या, कार्बन कैप्चर। हो सकता है कभी आ जाए, जैसे कि अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा था एक प्लांट। कौन सा प्लांट था? प्लांट नहीं था, प्लांट था, राइट। कौन सा था? मैमोथ प्लांट, MAMMOTH, मैमोथ प्लांट। कहाँ बनाया गया था? ये आइसलैंड में बनाया जा रहा था। इसका काम ये था कि एनवायरनमेंट से CO2 को लेके एक ज़मीन के अंदर इसको दबाने का काम कर रहा है। इससे पहले जो था उससे ये 10 गुना बड़ा है लगभग। पूरे अभी आपने देखा है कि पूरे जो पिछला प्लांट था उसको शायद जोरका या समथिंग ऐसे कुछ, पता नहीं, आई डोंट नो, ऐसा कुछ नाम था, याद कर लेना उसको। उससे 10 गुना बड़ा था और लगभग 36,000 किलो मीट्रिक टन ये कार्बन डाइऑक्साइड को जमीन के अंदर कैप्चर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज़ है, कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कार्बन सिंक की यहाँ पे बात की गई है, हसदेव जंगल हैं उनकी बात की गई। अच्छा, दूसरी चीज़ें का और कार्बन सिंक में क्या क्या आते हैं, अगर आप बाय एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो क्या क्या आते हैं, याद रखना एक चीज़ को। कार्बन सिंक में आपके सबसे नंबर पे जो कार्बन सिंक सबसे बड़ा है वो तो है महासागर यानी ओशन। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो आपको जंगल देखने को मिलते हैं, और वेटलैंड्स भी इसमें आती हैं। ये नेचुरल हैं, राइट। इससे जैसे महासागर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी भी, क्योंकि वहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, याद रखना। और दूसरी चीज़ें एब्जॉर्ब भी करता है। दूसरी चीज़, जंगल जो है उनसे CO2 निकलती भी है। अब आप पूछेंगे कैसे निकलती है, तो देखिए जब उसकी पत्तियाँ नीचे गिरती हैं तो बहुत सारी मीथेन भी निकलेगी, उसमें CO2 भी निकलेगी, उसमें CO भी निकलेगी, राइट। लेकिन
लेकिन अल्टीमेटली CO2 को ऑब्जर्व करता है ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए कार्बन सिंक है, राइट। दूसरी चीज़ है ये वाला जो प्रोसेस था जिसमें हमने एक मतलब कार्बन स्टॉक जो तैयार किया उसमें हमने ज़मीन के अंदर दबा दिया अलग अलग तरीके से, राइट। तो दोनों चीज़ें अलग हैं, याद रखना। दूसरी चीज़, एक चीज़ इसमें और याद करने वाली है कि एक NGO है ये जो WRI जो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, इसकी परियोजना है। बस इतनी चीज़ जान लो। कुछ अगर और जानना हो इसके बारे में तो ISFR रिपोर्ट जो मैंने पढ़ाई थी उसको जाके ज़रा देख लेना, एक वीडियो है उसमें थॉरली सारी चीज़ें उसमें कवर अप कर दी गई हैं। जंगल भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी चीज़ है, इसको देख लेना। इंडिया का 2023 का जो लक्ष्य है वो 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन सिंक तैयार करना है, ये याद कर लेना। लक्ष्य मेंस में भी लिखने का काम आएगा ये, और यही लक्ष्य आप प्रीलिम्स में हो सकता है कहीं आपको रखा हुआ मिल जाए। नए जो अतरंगी सवाल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। ये वाली दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है, याद रखना, राइट। चलो दूसरे पे आता हूँ। यहाँ पे लिखा है नाबार्ड द्वारा जलवायु नीति 2030। अच्छा एक बात बताइए, नाबार्ड जो है, एक तरफ नाबार्ड है, एक बार जलवायु नीति है। नाबार्ड आपको पता है क्या है? क्या नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। दूसरी चीज़ है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक बैंक बनाई गई जो नाबार्ड है। दूसरी तरफ है जलवायु नीति। ऐसा क्या हुआ एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए कि जलवायु नीति नाबार्ड निकाल के आ रहा है, समझे, और कोई संस्थान नहीं निकाल के लेके आ रहा है। जैसे अगर किसी और की बात करूँ, जैसे UNEP की अगर मैं बात करूँ तो बात समझ में आती है, UNEA की बात करूँ तो बात समझ में आती है, बट नाबार्ड को ऐसा क्या हो गया है? देखिए सबसे पहले नाबार्ड के बारे में बेसिक बात करूंगा, बहुत छोटी सी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी कुछ ऐसे ही 1970 के दशक में, कुछ मुझे एग्जैक्ट तो फिगर नहीं याद है, 1970 या 80 के दशक में कुछ ऐसे ही हुई थी, 1981 या 82 के आसपास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, राइट। नाबार्ड बनाया क्यों गया, ये बात महत्वपूर्ण है। देखिए भारत की जो आबादी है, मैक्सिमम जो आबादी वो है ग्रामीण आबादी। ग्रामीण आबादी को एग्रीकल्चर का काम करने के लिए उसको लोन की आवश्यकता थी, तो इसलिए एक कमेटी बनाई गई जिसको बोला जाता है बी शिवारामन कमेटी, राइट। ठीक, याद कर लेना, हो सकता कभी पूछ दिया जाए या हो सकता कभी पूछा भी गया हो, ठीक। 1979 के अंदर ये शायद बनी थी कमेटी। इसके बाद में इसी ने ये बोला कि संस्थागत ऋण दिया जाए ग्रामीण आबादी को जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो काम कर रहे हैं उनको, इसलिए नाबार्ड की स्थापना हुई। एक बात। दूसरी बात है इस समय नाबार्ड बहुत बड़ा हो चुका है। किसी समय होता था 100 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ में चालू किया गया था, आज के दिन तो शायद 30,000 करोड़ की पूंजी के आसपास होगा, तो बहुत बड़ा है। दूसरी बात है ग्रीन फाइनेंसिंग, एक यहाँ पे आपको वर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए, राइट। नाबार्ड ऐसा क्यों कर रहा है? ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए। मतलब ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होती है, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा क्या? अरे मिल जाओ, मिलता क्यों नहीं है? कोई बात नहीं, कहीं पर लिखा हुआ होगा, परेशान मत होना, ठीक है। ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए ये सब काम किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात यहाँ देखिए लिखा ना, हरित वित्त पोषण, ग्रीन फाइनेंसिंग। एक वर्ड ये है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी चलो समझ के चलते हैं। स्टैटिक में बहुत ज़्यादा हेल्प, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर वैसे आप सुनते रहे करते रहे तो आई गारंटी कि आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन का बेनिफिट लेके बैठेंगे आप, राइट। करंट अफेयर्स को छोड़ के, मैं बोल रहा हूँ छोड़ के, करंट अफेयर्स तो 100% यहीं से पूरा करेंगे, राइट। दूसरी बात है यहाँ से अगर आप चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ उतनी करते रहे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ, अन्यथा मैं चटपट आगे बढ़ जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में कठिनाई आ जाएगी, राइट। इसलिए मैं ये सारी कोशिशें कर रहा हूँ, सारी मेहनत इसीलिए है, राइट। तो अगर आप 10 क्वेश्चन इससे आगे रहेंगे तो बहुत मेजर पोर्शन है, राइट। एक नंबर की मारामारी है, 10 क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात है, राइट। तो इसलिए एक वर्ड है यहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग, इसको जरा समझ लीजिए। हरित वित्त पोषण, देखिए जब किसी को फाइनेंस किया जाए और उस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस किया जाए जहां वो मतलब इको फ्रेंडली तरीके से वो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा हो, राइट। इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन फाइनेंसिंग। जैसे भारत सरकार आपसे पैसा लेती है, भारत सरकार ने भी एक सोवरेन ग्रीन बॉन्ड, अब ये इकोनॉमिक वाले पोर्शन में कहीं पे आ जाएगा लिखा हुआ, ऐसी चीज़ें ग्रीन फाइनेंसिंग। तो आप कहेंगे ये नया सवाल आ गया, ये तो कभी था ही नहीं या कहीं पे मिला नहीं। ये चीज़ें ऐसे ही मिलती हैं, एक बात जान लीजिए, समझे। आप 70 क्वेश्चन करके आते हैं और एक आता है 120 क्वेश्चन सही, राइट। दोनों में अंतर यही होता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ही काम करके वो जाता है। इसलिए मैं चीज़ें बहुत आसान कर रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को लगातार देख लेना 3-4 बार, बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, आपको हलवा लगने लगेंगी, राइट। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड भी एक योजना ऐसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसमें आपसे पैसा लिया जाता था और उस पैसे को फाइनेंस किया जाता था उन प्रोजेक्ट्स के लिए, उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता था जो मतलब जो इको फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हो, राइट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, राइट। चलो आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और नाबार्ड के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, समझे, इन चीज़ों को पढ़ लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या गलती कर रहा था, हालांकि मैं सही जा रहा था। 1980 में इसकी हुई। इसका हेडक्वार्टर्स आपको मुंबई में देखने को मिलते हैं, राइट। ठीक है। भारत में टिकाऊ और न्याय संगत कृषि ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है, राइट। आगे बढ़ जाओ। एक क्वेश्चन मेंस के लिए मैं आपको यहीं से बता दूं, आरआरबी और ग्रामीण जो ये नाबार्ड है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है।
क्योंकि रूरल डेवलपमेंट बैंक जो थी वो भी रूरल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई, लेकिन नाबार्ड बनाएगी वो भी रूरल के लिए है, रूरल से थोड़ा सा अंतर है क्योंकि एग्रीकल्चर पे ये बेस्ड है, एग्रीकल्चर इसका टारगेट है, राइट। ले दे के जो भी बातें करेगा घुमा फिरा के वो एग्रीकल्चर के से रिलेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार देख लेना जाके, जब आप मेंस लिखेंगे तो इन सारी चीज़ों पर मैं एक बार डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर चौथा सत्र आयोजित किया गया। देखिए सबसे बड़ी बात, इसको ये समझने की कोशिश की, जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है इसको आयोजित किया जा रहा है। दुनिया भर के देशों में ऐसा माना जा रहा है कि प्लास्टिक पर एक बाध्यकारी संधि बने। बाध्यकारी मतलब आपको मानना ही मानना पड़ेगा, राइट। उसका ये चौथा सत्र आयोजित किया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात है ये प्लास्टिक प्रदूषण पे है, प्लास्टिक प्रदूषण आपको कम करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ एक और है कि इसको आयोजित कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए लिखा होगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूएनईए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा है। 2012 में चर्चा में आई। 2012 में चर्चा में क्यों आई? आप रियो 20 एक सम्मेलन पढ़ते हैं, राइट। रियो घोषणा कब हुई आप सब पढ़ते रहते हैं, या पृथ्वी जो सम्मेलन था वो कब हुआ, तो आपको पता 1992 के अंदर हुआ, राइट, रियो के अंदर, राइट। उसके जब अगर 5 साल बाद कोई सम्मेलन हुआ तो रियो +5 बोला गया, 10 साल बाद हुआ रियो +10 बोला गया, ऐसे 20 साल बाद जो सम्मेलन हुआ उसको बोला गया रियो +20 या फिर पृथ्वी +20 या फिर रियो 20, राइट। इसके अंदर में ये बात निकल के आई कि ऐसी एजेंसी की स्थापना की जाए, ऐसी सभा, ऐसी असेंबली की स्थापना की जाए जो पर्यावरण के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं। इससे पहले एक कार्यक्रम पहले से ही चल रहा था, आपको बताते चले, एक जरूरी चीज़ है। यूएनईपी कई बार आप सुनते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस के ही अंदर आता है, राइट। अब ये है क्या, इसकी स्थापना हुई थी शायद पता नहीं है 1972 के अंदर, हाँ 1972 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? नैरोबी, केन्या में। एक बात है क्यों हुई थी, क्योंकि इसी टाइम पे 1972 में ही स्टॉकहोम सम्मेलन, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन था, उसको मनाया गया था 1972 में, राइट। तो स्टॉकहोम से वाला इसी के बाद में यूएनईपी बन जाती है और यूएनईपी के बाद में ये वाला बना। तो याद रखना, हो सकता यूएनईपी कई बार पूछा गया है लेकिन ये नहीं पूछा गया, हो सकता यूएनईए इस बार आ जाए, राइट। तो बस इतनी चीज़ मुझे बतानी थी, ठीक है। तो इसके लिए ये बाध्यकारी समझौता तैयार किया जा रहा है। इसकी ये चौथी शिखर वार्ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि ये हो कहाँ पे रही है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा में, कनाडा की राजधानी ओटावा में। याद कर लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है तो ऐसे पूछता है, थोड़ी सी प्लस चले जाएगी, स्टैटिक पॉइंट आप इन्वायरमेंट में अगर पूछ लेगा तो ऐसे पूछ लेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्लास्टिक पे हो रहा है, ये सारी चीज़ याद कर लीजिए। कितने माइक्रोन पे इंडिया ने प्लास्टिक बैन लगाया है, कितने माइक्रोन तक होना चाहिए, ठीक है। बस इतनी सारी चीज़ें हैं, बस, और सब इसमें जानने की आवश्यकता है नहीं, बस आगे बढ़ जाइए। यूएनईपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र विकास सभा, यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक। बस आगे बढ़ना है यारे। चलो, ये लीगली बाइंडिंग होगा, एक बात याद रखना, लीगली बाइंडिंग होगा, राइट। लीगली बाइंडिंग मतलब बाध्यकारी समझौता होगा। ऐसा नहीं है कि आप माने तो माने, ना माने तो ना माने, राइट। तो बस इतनी सारी बात है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे 1950 के दशक के बाद में विश्व भर में प्लास्टिक का उत्पादन बहुत तेज़ बढ़ा। इंडिया में थोड़ी स्थिति भी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई जैसे दुनिया के अन्य जगह पे, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनको आप देख लीजिए। 5वें सत्र में अंतिम रूप दिया जा सके, इसकी बात की जा रही है। ये चौथा सत्र था, याद रख लेना, चौथा सत्र था, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखिए, हो सकता है कि आप कई बार कन्फ्यूज हो। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ INC 5, ये लिखा हुआ INC 5 जहाँ मैं येलो कर रहा हूँ, राइट। INC क्या है? तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, बस ऐसे याद कर लेना, नहीं तो आप कहेंगे INC बताया नहीं और पता नहीं क्या बता रहे हैं। बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन 2024, देखिए ये सतत वित्त सम्मेलन हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो याद करें ना, भूटान की महारानी जो है, अजीब सा नाम है, मुझे पढ़ने में दिक्कत है, आप इसको पढ़ लीजिए, वांगचुक, मुझे याद रहेगा, पेमा वांगचुक, ठीक है। जेत्सुन पेमा वांगचुक। भूटान सरकार द्वारा बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन का आयोजन किया गया, राइट, मध्य भूटान, ठीक। अब बात ये है, उद्घाटन, इस सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो पृथ्वी दिवस के अवसर पर किया गया, राइट। पृथ्वी दिवस आपको कब देखने को मिलता है बताइए, अगर याद आ रहा है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 22 अप्रैल है, ठीक, 22 अप्रैल है, ठीक। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, एक चीज़ याद रख लेना। दूसरी चीज़ है, ये जो है, ये भूटान की सरकार है, इसके साथ में बाघ संरक्षण गठबंधन जो है उसके साथ में ये किया गया। और एक चीज़ और है, दुनिया भर की बाघ बेल्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं उनकी ज़रा चेक करके आप जाना, एक बार देख लेना, यहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, राइट। तो उनको जरूर देख लेना, हो सकता है उसमें कभी ऐसा क्वेश्चन आया कि दुनिया भर के ये बाघ कंट्रीज जो हैं उनमें कौन सा कंट्री शामिल नहीं है, राइट। बाघ रेंज, टाइगर रेंज जो कंट्रीज हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो टाइगर रेंज कंट्री TRC, राइट, उसमें कौन कौन सा नहीं है उसको देख के याद कर लेना। और इसमें बहुत
बहुत ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है जिसको आप पढ़ लीजिए। ये जैसे इसमें आप बहुत, ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है देख लीजिए एक बार कि जो गठबंधन है, जो अभी जो टाइगर की बात कर रहा हूँ, ये एनजीओ है जिसमें बहुत सारे गठबंधन और भी हैं, और भी पार्टीज़ हैं, पार्टी होल्डर हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, राइट, और कुछ नहीं है। माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 कितने चलाया? नेपाल आर्मी ने बताया कि उसके द्वारा एवरेस्ट में माउंटेन क्लीनिंग अभियान 2024 शुरू किया गया। बात याद कर लेना, नेपाल आर्मी, कुछ और मत मार के चले आना, अगर आ भी जाए लगभग 10 टन कचरे के बाद 5 शवों को एकत्रित करेगी। देखिए माउंटेन पे पर्वतारोही जाते हैं, कई बार स्थितियां बहुत इतनी विपरीत हो जाती हैं कि वो वहीं पे दब जाते हैं, कई बार उनकी बॉडीज़ तक रिकवर नहीं कर पाते हैं हम लोग, राइट। तो वो बहुत पता चला कभी 100 आपको मिलेंगे वहाँ पे 50 साल पुराने, कभी 60 साल पुराने, है ना। तो अब बाकी ये सब कहानी है, इनको मत रट लेना, कृपया इनको मत रट लेना, समझे। आपके पास पढ़ने के लिए वैसे ही बहुत चीज़ें हैं, समझे, हर एक चीज़ नहीं पढ़ी जाती है, इतनी नहीं भी पढ़ेंगे काम चल जाएगा। बात क्योंकि हो रही है नेपाल की, तो ये जानिए नेपाल आर्मी, ठीक है। और यहाँ नहीं, गणित नहीं लगानी है इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक, आगे बढ़ जाओ। हाँ, भारतीय हिमालय में हिमनद झीलों का विस्तार। अब देखिए हिमनद झीलें कौन सी होती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये जानिए हिमनद झीलें कौन सी हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं क्या ही इसको बताऊंगा, यहाँ पे देखिए आराम से लिखा हुआ है, हिमनद झीलें जल के ऐसे भंडार हैं जो हिमनद गतिविधियों यानी ग्लेशियर की एक्टिविटीज़ के बाद उत्पन्न होते हैं। ग्लेशियर में जब परिवर्तन होता है तो एक झील का निर्माण करता है, राइट। वो झील में पानी भरा होता है, और ये पानी हमेशा याद रखना, ये हमेशा मीठे पानी की झील होती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ है, हिमनद झीलें आपको हमेशा पर्वतों के पास ही मिलेंगी। हो सकता है कभी फालतू में एक ऑप्शन आपको और डाल दे, तो वो जहाँ पे ग्लेशियर, मोटी बात है, जहाँ पे ग्लेशियर पाए जाएंगे वहीं पे हिमनद झीलें मिलेंगी, समझे। ये बहुत कोई ऐसी लॉजिकल वाली बात नहीं है, बस समझने वाली बात है। दूसरी चीज़ें मीठे पानी की ही झीलें होती हैं। झीलें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये झीलें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पे ये हो रही है कि हिमनद झीलों का विस्तार हो रहा है। विस्तार क्यों होगा? जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ये झीलें बढ़ेंगी तो झीलों से नुकसान भी कौन से होते हैं, जैसे कि एक वर्ड आपको देखने को मिलता है यहाँ पे GLOF। जब पिछली बार मैं जब उत्तराखंड वाला जब मैं चीज़ें बता रहा था तो वहाँ पे ये वर्ड निकल के आया था GLOF, राइट, इसलिए इसको याद रख लेना, ठीक। दूसरी बात है, मतलब इसको अभी मैं डिस्कस कर दूंगा, अभी नहीं तो इसी में मैं फंस जाऊंगा। दूसरी चीज़ है, इसरो ने ऐसा काम किया है कि 1984 से लेकर 2023 तक हिमालय नदी घाटी के जलग्रहण क्षेत्रों को कवर करने वाली दीर्घकालिक उपग्रह इमेजरी ने हिमनद झीलों पे महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाए। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है गेपांग गाथ झील, याद कर लेना, बिल्कुल इसको रट जाना, बिल्कुल कहाँ पे है मैं बता देता हूँ, लिखा नहीं हुआ शायद यहाँ पे। ये गेपांग नाथ झील आपको मिलती है इंडियन वेस्टर्न हिमालय में, राइट। अब इंडियन वेस्टर्न हिमालय के अगर स्टेट वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, तो ये आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, ठीक। याद कर लेना, इसको बहुत अलग से लिखना है यहाँ पे, राइट, यही आ जाएगा, हो सकता, समझे। गेस वर्क है मेरा ऐसा कि जो मैं बोलता हूँ वही होता है। तो हिमाचल प्रदेश में ये पाई जाती है। दूसरी बात है, ये झील जो है वो चंद्रा बेसिन की सबसे बड़ी हिमनद झीलों में से एक है। अब देखिए चंद्रा बेसिन क्यों है, क्योंकि देखिए एक नदी है चंद्रा, एक है भागा, आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। चंद्रा भागा नदी दोनों ही मिलकर आगे मिल जाती हैं जाके किसमें, तो ये चेनाब नदी में मिलती हैं, चेनाब नदी में, ठीक है। और चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, एक बात याद रख लेना, ठीक है। बाद में ये पाकिस्तान चली जाती है, राइट। इतनी चीज़ जाननी जरूरी है। दूसरी चीज़ है बेसिन क्या होती है, जैसे कि एक नदी है, उसके आसपास का जितना एरिया है जहाँ से पानी वो घसीट लेती है, तो उसको बेसिन बोला जाता है। दूसरी चीज़ है चंद्रा नदी की बेसिन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी है, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो चेनाब नदी की बेसिन है वो भी पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। तो कंफ्यूज मत होना, ज्योग्राफी वाली भी मैंने चीज़ें कुछ बता दी हैं, बाकी ये सारी सब चीज़ें कहानी है, इसमें बस बड़ी हो रही है, बस इसको इतना याद रख लेना, बहुत ठीक ठाक परिवर्तन आया है, ठीक है। और दुनिया भर की मतलब इंडिया के अंदर जितनी झीलें हैं वो ऐसी हिमनद झीलें लगातार बढ़ रही हैं, याद रख लेना, राइट। और इसमें कुछ नहीं है, और ज़्यादा इसमें गड़े लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना बता दिया उतना ही बहुत काफ़ी है, पर्याप्त है। इससे ज़्यादा समय की हानि है। अगर आपके पास बहुत समय हो तो आराम से देखिए, अदरवाइज अगर ज़्यादा समय हो तो इसी वीडियो को 3-4 बार देख लो, काम बन जाएगा आपका, ठीक है, राइट। फिर बस और कुछ नहीं। हाँ देखिए यहाँ पे ग्लोफ ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी पहले से ही, ठीक है। तो ग्लोफ क्या है, तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, जोखिम प्रबंधन और हिमनद वातावरण में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए रणनीति विकसित करने। देखिए होता क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, देखिए मोटी बात मैं देसी भाषा में आपको बताता हूँ। ये एक ग्लेशियर से एक बनी है झील, राइट। अब ग्लेशियर का पानी इसमें आता रहा, ये वाली दीवार कमज़ोर होती रही। एक समय ये होगा कि जब ये वाली दीवार टूट जाएगी या ऊपर से फ्लड आ जाएगा, इसमें बाहर आ जाएगा पानी। यही पानी पूरे के पूरे शहर को तबाह करके रख देगा, समझे, कहीं पे भी भर जाएगा, एग्रीकल्चर का नुकसान करेगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये झीलें कोई जैसी नहीं है कि तालाब बराबर, झीलें बहुत बड़ी हैं, राइट। आपको दूसरा हिस्सा नहीं कई बार देखने को मिलता है, राइट। तो याद कर लेना, ये बस इसको यही बोलते हैं, राइट।
और कोई इसमें चीज़ें नहीं हैं, राइट। आगे बढ़ जाऊँ। यूरोपीय संघ ने कानूनी रूप से बाध्यकारी वायु प्रदूषण सीमाएं अपनाई, ठीक। बात है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बार बार वही चीज़ें रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए सीरीज़ के रूप में अगर इस वीडियोस को देखेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, एक बात। दूसरी बात ये, हाँ, तो क्या है, वायु प्रदूषण के लिए जो सीमाएं अपनाई हैं बाध्यकारी रूप से, कानूनी रूप से बाध्यकारी, लीगली बाउंडेड हैं आप इसके लिए, राइट। एक चीज़। दूसरी चीज़, अरे वाह, ये देखिए एक तारीख आपको देखने को मिली, 24 अप्रैल 2024 को ऐसा हुआ है। अब देखिए 24 अप्रैल से मुझे क्या क्या चीज़ याद आ रही है, दो चीज़ें मुझे याद आती हैं। एक तो 73 भारत का 73वां संविधान संशोधन जो था वो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, ठीक। इसीलिए जो 24 अप्रैल है उसको हम लोग पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं, एक बात। दूसरी चीज़ है, बहुत पूरे भारत का शायद सबसे बड़ा केस जिसको बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, उसका डिसीजन भी आया था 24 अप्रैल को। और एक घटना और है 24 अप्रैल की, साइंस से रिलेटेड, राइट। मैं कंफ्यूज हूँ इसमें 24 है या समथिंग कोई डे मनाया जाता है, मुझे एग्जैक्ट तरीके से मुझे सही से याद नहीं आ रहा। अगर याद आएगा तो मैं आगे कभी बता दूंगा, ठीक है। बस इससे ज़्यादा और इसमें जानने की ज़रूरत नहीं थी, इसमें जानने की ज़रूरत नहीं थी, बस 24 अप्रैल से कुछ चीज़ें याद आ गई इसलिए बता दिया। तो इसमें है क्या कि WHO के दिशा निर्देश हैं, दिशा निर्देश, राइट। जो दिशा निर्देश हैं उनके लिए कठोर जलवायु नियम बना रहा है। कौन बना रहा है? यूरोपियन यूनियन बना रही है, राइट। जो कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे, बस इतनी बात है इसमें, ठीक। बस और मानक हैं, जैसे यहाँ पे बात की गई है कि यूरोप में प्रतिवर्ष लगभग 3 लाख लोग समय से पहले मर जाते हैं। जब समय, अब ये बताइए, जब यूरोप जो इतना क्लीन है एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ों पे, वो वहाँ की ये दशा है तो इंडिया में तो गिने ही नहीं जाते होंगे, राइट। दूसरी चीज़ है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एक चीज़ आप गौर करेंगे, दुनिया भर में जितने कुकर्म फैले हैं, समझे, दुनिया भर में, पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर किसी का हाथ रहा तो यूरोपियन का रहा, समझे, यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ का। लेकिन ये नालायक जितने जल्दी बदतमीज हुए थे उतनी जल्दी ये सुधर गए, ठीक। हम लोगों में कमी ये है कि हम लोग ना तो जल्दी बदतमीज बनते हैं, ना जल्दी अगर बन गए तो जल्दी सुधरते नहीं हैं। जैसे मेडिटेरियन सी के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बलि प्रथा चालू हुई, राइट। पूरी दुनिया में सबसे पहले बच्चों की बलि देना, जो मेडिटेरियन सी है उसके आसपास जो यूरोप का इलाका है, समझे, जो सदर्न यूरोप एक तरीके से लगेगा, वहाँ पे सबसे पहले बलि की प्रथा चालू हुई। वो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैली, दुनिया के बाद में पूरी इंडिया में आ गई, राइट। अब इंडिया वाले उसको लेके बैठ गए, लेकिन यूरोप वाले थोड़े अक्लमंद थे, तो वो कोई गलती करते थे तो चेक एंड बैलेंस उनका बहुत अच्छा था, मतलब बहुत जल्दी वो ठीक कर लेते थे। आज भी उनकी स्थिति यही है, समझे। इन्वायरमेंट पे कोई काम कर रहे हो तो वो काम अब कर रहे हैं, समझे। इससे पहले उन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब दौर आया तो सबसे ज़्यादा दोहन जो किया वो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने किया, ठीक। इसीलिए इंडिया कहता है कि जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उनसे हम लोगों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा रिलैक्सेशन उसमें प्रोवाइड किया जाए, राइट। ये सब चीज़ें हैं कुछ बेसिक आपकी समझ के लिए, बस कुछ कहानी ऐसे याद आ जाती है तो फिर मैं कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अन्यथा इसका आपके सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ें मृदा संरक्षण, अच्छा एक चीज़ और है, एक मैं अभी बात हो ही रही है तो थोड़ी चीज़ चार बात बता दूं, बहुत गंभीर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़, अगर आप UPPCS प्रीलिम्स के लिए या रिव्यू ऑफिसर प्रीलिम्स के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो आगामी आने वाले हैं उनके लिए बहुत गंभीर हैं और संवेदनशील हैं, समझे। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं, बस मैं बात बता रहा हूँ। तो यूट्यूब पे एक बीमारी फैली है PDF के नाम पे, राइट। कोर्स लोग लॉन्च करते हैं और वो आपको सब्जेक्ट की PDF देते हैं। अच्छा, बच्चे के अंदर एक दिक्कत है, जब हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो आपका मेंटरशिप प्रोग्राम था, उसमें हम लोगों का सीन ये था कि हम 3-3.5 महीने तक अपना सर दे देंगे आपको कि मेरा सर खाओ, समझे, आराम से बैठ के खाओ, समझे, और उसमें मैं पूरी मदद करूंगा, राइट। डेली टेस्ट पेपर प्रोग्राम होगा डेली। जब प्रोग्राम लॉन्च हो गया उसके बाद से बहुत सारे फ़ोन आए मेरे पास, और उसमें सबसे बड़ी मुझे दिक्कत जो नज़र आई वो ये थी, तो मैक्सिमम बच्चा उसमें ये कहता है कि सर क्या प्रोग्राम में आप क्या दे रहे हैं, राइट। तो मैंने बोला कि हाँ, अपना दिमाग दे रहा हूँ और डेली PDF में दे रहा हूँ। इंडिया के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई औकात ही नहीं है, राइट, कोई औकात नहीं है, समझे। जो औकात है वो ज़बरदस्ती, वही कह रहा हूँ ना, जो लीगली बाइंडिंग वाली चीज़ें हैं, अगर ये ना हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्कुल बेवकूफ़ है, यहाँ पे किसी इसका कोई मतलब नहीं है। टीचर हो क्या गए हैं, टीचर आज के दिन बन गए हैं पब्लिकेशन हाउस, बुक प्रिंट करने लगे हैं, राइट। आप ये बताइए, हमारी अपनी सीमा है, मैं क्या कोई लक्ष्मीकांत से बेहतर कोई बुक लिख सकता हूँ या DD बासु से बेहतर मैं कोई बुक लिख सकता हूँ क्या, राइट। मैं नहीं लिख सकता हूँ, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊँगा तो शायद नहीं लिख पाऊँगा, राइट, कभी नहीं। आज तो मतलब हो सकता है कि किसी ज़माने में जाके जब बहुत सारी रिसर्च कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें देख लूँ तो हो सकता है, लेकिन बहुत बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है। मैं नहीं उससे अच्छा कर सकता हूँ, राइट। मैं स्पेक्ट्रम से अच्छा नहीं लिख सकता हूँ, मैं NCERT से अच्छा नहीं लिख सकता हूँ। इवन दो मैं अगर पुराने पेपर्स का मैं संकलन करने बैठूँ तो मैं घटना चक्र से अच्छा मैं काम नहीं कर सकता हूँ,
मैं फैक्ट लेके बैठूं तो मैं ल्यूसेंट से अच्छा काम नहीं कर सकता। ल्यूसेंट में कुछ और मिला देंगे, कुछ बेसिक चीज़ें। मोटी सी बात यह है कि मैं एक टीचर जो होता है या एक जिससे आप मदद लेते हैं किसी भी तरीके से मेंटोर के रूप में, वो उसका काम है कि वो चीज़ों को आपको बताए, वो आपको चीज़ें बताए कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, सही रिसोर्सेज बता दे आपको, ठीक है। एग्जाम में क्या संभावित चीज़ें हैं, आप कहाँ आपकी कमजोरी समझे, आपको उसको बताने का प्रयास करें। ये चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। चीज़ें ये आवश्यक नहीं है कि वो मटेरियल देता। मैंने 15-16 लोगों को मना किया, इसीलिए मना किया क्योंकि मैं बर्बाद नहीं कर सकता हूँ बच्चों को। आपने 3 महीने पूरे साल किसी और से पढ़ा और बाद में मैं एक PDF लेके चला आया दुनिया भर की काट छांट करके, मैंने आपको वो PDF पकड़ा दी और आप खुश हो गए, ठीक है। मैंने अपना सर बचा लिया, मैं यहाँ पे अपना सर देने को तैयार हूँ, समझे, अपना दिमाग देने को तैयार हूँ, बुद्धि अपनी देने को तैयार हूँ कि चलो इसको कूट लो, जितना मर्जी आए उतना कूट लो, नहीं PDF चाहिए। तो मेरा एक बहुत बहुत दिली तौर से एक दरख्वास्त है, देखिए मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बातें सब साइड में कर लीजिए। अगर अपना भविष्य बनाना है तो PDF वाली चीज़ों से कृपया बाहर निकल आइए। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र विनती है, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो ये PDF आपकी राह में बाधक बन जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ने का तरीका केवल एक ही है, एक सोर्स बनाइए, 1 से 2 सोर्स बनाइए। जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा किसी और सोर्स में लिखें उसी सोर्स में आप डालते रहिए, राइट। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है उसको करते रहिए, राइट। अलग से नोट्स बना लीजिए, उसमें वो चीज़ें लिखते रहिए। अलग से 4 बुक खरीद लेंगे निश्चित तौर से। जिस दिन आप ज़्यादा बुक खरीद लेते हैं, जिस दिन आप ज़्यादा मटेरियल जमा कर लेते हैं, उसी दिन आप गारंटी ले लेते हैं इस बात की कि मैं फेल हो जाऊँगा, ठीक है। फेल होने की गारंटी ही है ज़्यादा बुक्स, राइट। तो बस इतनी सी चीज़ थी, बस मुझे लगा कि शायद मैं बता दूँ, बेहतर स्थिति हो जाएगी। इसलिए जो रिसोर्सेज हैं, जो बेहतर चीज़ें हैं मार्केट में, उन चीज़ों पे भरोसा करिए। देखिए मैं क्या बताऊँ, मैं कई बार मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ ये चीज़ें समझाने में, समझे। खैर चलो, इसमें और कुछ नहीं है। देखिए मोटी सी बात है, मृदा संरक्षण की बात आई है, मृदा रक्षण की बात आई है। देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत है, यहाँ पे बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे फास्फोरस मिल जाएगी बढ़िया मात्रा में आपको, है ना। आपको और भी चीज़ें मिलाएंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, राइट। कार्बन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और नाइट्रोजन भी ठीक ठाक अच्छी तरीके से मिल जाती है। सिलिका सॉइल ऑयल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। बात यह है कि ऊपरी जो परत है अगर वो नष्ट होने लगे तो एग्रीकल्चर पे बहुत गहरा प्रभाव उसका पड़ता है। और दूसरी अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर है वही पूरी दुनिया का पेट पालन करता है, राइट। वैसे जो मेनली अगर देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते हैं, राइट। खाएंगे तो गेहूँ ही, राइट। घूम के आप कितना भी सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम कर लो, लेकिन अल्टीमेटली जो खाएंगे वो गेहूँ, राइट। मतलब इसको दूसरे एनालॉजी कुछ और मत लगाना, कहने का जो आशय है उसको समझिए, ठीक है। तो एक अध्ययन में यह पाया है कि जो मृदा का क्षरण हो रहा है इंडिया के अंदर, रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट है जियोस्पैटियल मॉडलिंग एंड मैपिंग सॉइल इरोजन इन इंडिया, राइट। अखिल भारतीय पर मृदा संरक्षण को वर्गीकृत किया गया। पहली बार अखिल भारतीय आधार पर मृदा क्षरण को वर्गीकृत किया गया, जिसमें 6 श्रेणियाँ बनाई हैं और दुनिया भर की बातें हैं। जैसे ये सब देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात मैं आराम से धीरे से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। ये सब चीज़ें पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं आराम मिल जाएगा आपको, राइट। और इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो एक टॉपिक खत्म हुआ, हालांकि समझाने के चक्कर में थोड़ा सा लंबा हो गया। अभी मैं इसको अब स्टार्ट करते हैं, राइट। रिपोर्ट और सूचकांक। देखिए एक चीज़ और है, मैं एक बहुत ज़रूरी सूचना मैं आपको बता दूँ। रिपोर्ट के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, रिपोर्ट और सूचकांक में, जिसमें हुआ क्या है, एक ही PDF में फिर PDF आ गई, लेकिन वो PDF अलग है इसलिए क्योंकि वो PDF अलग है। क्यों है? क्योंकि उसमें मैंने एक काम किया है कि पूरे जितने इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती हैं उसको एक ही साइड डाल दिया। इसके बाद में हुआ ये है कि यहाँ पे टॉप की जो 3 कंट्रीज़ हैं उसको लिख दिया गया है, रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है वो लिख दिया गया है, लास्ट की कंट्रीज़ कौन है वो लिख दिया गया है, इंडिया की पोजीशन क्या है वो लिख दिया गया। और जो 3-4 सालों में जो परिवर्तन हुआ है, इस साल की रिपोर्ट ना पूछ के पिछले साल की रिपोर्ट पूछ लेता है, उसके लिए मैंने वो भी लिख दिया वहाँ पर कि पिछले साल की भी रिपोर्ट आप पढ़ लो, इंपॉर्टेंट। और दूसरी चीज़ें 27-28 कुछ रिपोर्ट मैंने दी थी, उसमें से कुछ चीज़ों को मैंने बोल्ड कर रखा था वहाँ पर, राइट। एक चीज़ और है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दूसरी चीज़ है टेलीग्राम पर पहुँच जाना, ठीक है। मैं डेली बहुत चीज़ें नहीं डालता हूँ, एक चीज़ याद रखिए, समझे। बच्चों को डेली चीज़ें चाहिए, मैं नहीं दे पाता हूँ, बात यह है। लेकिन जितनी चीज़ें दूंगा मैं कंक्रीट दूंगा, राइट। और किसी भी समय मैं कुछ भी बहुत बेहतर दे सकता हूँ, इसलिए उस पर पहुँच जाओ। बहुत सारी आवश्यक चीज़ें हैं वहाँ पे, हम लोग करते रहते हैं कई बार, ठीक है। चलो अब कुल मिला के आ जाता हूँ मैं इस रिपोर्ट पे। ये रिपोर्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य बातें सब सारी बात में, ठीक है। चलो अब बिना देर गवाए हम लोग आ जाते हैं रिपोर्ट और सूचकांक पे। रिपोर्ट और सूचकांक में देखिए पहला टॉपिक है हमारे सामने, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, राइट। किसने जारी किया है? हरून ने जारी किया है। हरून देखिए, हरून बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। हरून एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी रिपोर्ट जारी करता है, जैसे कि ग्लोबल रिच लिस्ट भी ये जारी करता है, आपने देखी होगी ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है, याद रखना। दूसरी बात है हरून जो है उसकी है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, राइट। हरून एक बार चलो कुछ चीज़ें और हैं बेसिक, जैसे समझ लीजिए, जैसे हरून जो है हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे, जैसा है ये
जो हरून है वो बेसिकली आप देखेंगे तो एक ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके हेडक्वार्टर्स आपको शंघाई और आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर कहाँ पे मुंबई में, राइट, मुंबई में, ठीक है, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, राइट। तो दो चीज़ें ये हो गई। तीसरी बात ये है कि 1999 के आसपास ये बना था, बस ये सब जानने की ज़रूरत है नहीं, बस कुछ बेसिक चीज़ थी जो बताने की आवश्यकता मुझे लगी तो मैंने बता दी, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसकी जो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, एक तो बात ये है कि यूनिकॉर्न होते क्या है, पहले इस बात को समझ लीजिए। अगर कोई स्टार्टअप है, या ध्यान से सुनना, देखो, अगर कोई स्टार्टअप है, राइट, स्टार्टअप है, और वो स्टार्टअप अगर उसकी वैल्यूएशन जो है वो 1 बिलियन यूएसडी डॉलर, अलग अलग तरीके से होते हैं, तो इससे माइक्रो लेवल पे अगर आप देखो तो यूएसडी आपको देखने को मिलता है। 1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर है, अगर उससे इसकी वैल्यूएशन इतनी हो गई है या इससे ज़्यादा है, एक बात। दूसरी इसकी ये है कि ये किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में अभी तक लिस्टेड नहीं है, मतलब इन्होंने पब्लिक फंडिंग जमा नहीं की है, ये अपने खुद के पैसे से व्यवसाय कर रहे हैं, राइट। तो वो कौन से हो जाते हैं, उनको बोलते हैं यूनिकॉर्न। इंडिया के अंदर 101वां यूनिकॉर्न कौन था, याद करिए, कौन था? PW, राइट, फिजिक्स वाला। चलो आगे बढ़ जाओ। चलो, ये है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स इन्होंने जारी किया है, जिसमें ये बोला है भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम धीमा हुआ है 2017 के बाद पहली बार गिरावट देखने को मिलेगी है। सबसे नंबर 1 पे इस लिस्ट में, ये रिपोर्ट देखिए, एक बात तो ये है कि ये रिपोर्ट मैं पहले करा चुका हूँ। किसमें कराई है? जो एक वीडियो मैंने बनाया था रिपोर्ट और इंडेक्सेस से रिलेटेड, जिसमें जून 2023 से लेकर जून 2024 यहाँ तक की जितनी रिपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट आई थी, उन सारी चीज़ों को मैंने कवर कर दिया, राइट। उसमें ये चीज़ थी, लेकिन फिर भी ये बेसिक चीज़ें हैं कुछ, चलो आ गया सामने तो समझ लो, राइट। नंबर 1 पे यहाँ पे यूएसए खड़ा हुआ है, नंबर 2 पे चाइना खड़ा हुआ है, और नंबर 3 पे आपको इंडिया देखने को मिलता है। लेकिन आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। यूएसए के पास 703 यूनिकॉर्न है, जबकि यूएसए के पास में 340 हैं, समझे। जबकि तीसरे नंबर पे इंडिया है। भारत में 67 यूनिकॉर्न थे 2023 में, जो 22 में 68 थे और 23 में 67 हो गए, राइट। अब आप कहेंगे कि 101वां क्यों है, राइट। ये जो मैंने फिजिक्स वाला बताया 101वां क्यों है, उसकी अपनी कहानी है, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी अगर मैं अभी बताऊंगा, तो ये याद रख लेना बस। अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग याद रखो 68, राइट, 68 थे 22 में, एक घट गया 67 बचे, ठीक है। चलो, रिपोर्ट में कहा गया फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे स्विगी है, फैंटेसी स्पोर्ट है, कैंडी ड्रीम 11 है, भारत की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है, जिसकी कीमत कितनी है? $8 बिलियन, राइट, $8 बिलियन है, ठीक है। यूनिकॉर्न के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो इनकी, और निजी स्वामित्व हो, समझे, मतलब कोई पब्लिक पैसा इसमें नहीं लगा हो, राइट। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ना हो, ठीक है। इसने कोई पब्लिक फंडिंग भी ना ली हो, राइट। इसलिए शेयर बाजार जाते क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को पैसा चाहिए होता है ना, कंपनियों को, तो वो क्या करती हैं? IPO अपना जारी करती हैं ना, IPO से पैसा उठाती हैं, और भी अन्य साधन है, कंपनियां अलग अलग तरीके से पैसा उठाती हैं। उसमें IPO जब लिस्टेड हो जाता है तो कंपनी जब पहली बार आती है, जब पब्लिक फंडिंग मांगती है तो IPO जारी करती है। जैसे LIC अभी आई थी, राइट, LIC आई थी, और बहुत सारी कंपनियाँ, जोमेटो आई थी, बहुत सारी है, ठीक है। चलो, तो बाकी हरून के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें लिखी हैं बस, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ता हूँ। यार यहाँ पे लिखा हुआ है वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024। एक बात आप जान लीजिए, हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है, याद रख लेना इस चीज़ को, 28 जुलाई, ठीक। शायद कभी पूछा गया हो, अगर नहीं पूछा गया हो तो शायद कभी पूछे जाने की, बेसिक जब क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही आता है, थोड़ा सा गंदा होगा, फैक्चुअल होगा, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें कंसेप्चुअल हों, राइट। तो 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। एक बात है, इसको ज़रा मैं सेट कर देता हूँ, ये कुछ अलग थका हारा चल रहा है। ओ अरे थम जाओ महाराज, कहाँ जा रहे हो? ओके, राइट, ओके। तो रिपोर्ट है ये, रिपोर्ट किसने जारी की है? WHO द्वारा वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट जारी की है। अब हेपेटाइटिस अलग अलग तरीके के होते हैं। देखिए हेपेटाइटिस है क्या, पहले बेसिक चीज़ें आप समझ लीजिए। एक वायरस से होने वाली देखिए बीमारी है। इसमें होता क्या है, जो मानव का लीवर होता है, जिसको हिंदी में आप यकृत बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें जलन होने लगेगी, मतलब यकृत से संबंधित बीमारी है, लीवर से संबंधित बीमारी है, ठीक है। जैसे पीलिया आप देखते हैं, राइट, पीलिया भी बहुत एक तरीके से अगर समझ ना पाए तो इंसान की मौत तक हो जाती है, राइट। दूसरी चीज़ एक और है कि हेपेटाइटिस जो होती है वो जो वायरस से होती है उसका नाम है हेपेटोट्रोपिक। ऐसे लिख दूं क्या, सुन लो अच्छा, हेपेटोट्रोपिक वायरस होता है, ठीक। लीवर में सूजन यही करता है, लीवर में जलन यही करता है, एक बात। दूसरी बात इसमें और है, हेपेटाइटिस कई तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, ABCDE, ठीक है। भारत में B और C के मामले सबसे ज़्यादा होते हैं, राइट। और कुछ हद तक अगर इनका उपचार न किया जाए तो वो क्या होते हैं कि वो इंसान की मौत भी हो जाती है, राइट। यहाँ पे देखिए लिखा गया बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2022 में वायरल हेपेटाइटिस 3.5 लाख से ज़्यादा मामले थे इंडिया के अंदर, जो वैश्विक स्तर का 11.6% था। बहुत ज़्यादा है, बहुत हद से ज़्यादा है, राइट।
और वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस से जो होने वाली मौत है 2019 में 1.1 मिलियन थी, यानी 11 लाख के आसपास थी, 22 में 13 लाख के आसपास हो गई। हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत चीन के बाद विश्व का सबसे दूसरे स्थान पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं पे भी भारत के बारे में अगर लिखने को मिलेगा आपको, जिसमें भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था और दुनिया पे जब आप निगेटिव चीज़ें गिनाएंगे तो उसमें कि ये भी मिलेगा, राइट। दूसरी चीज़ है, एक हो बी और सी हेपेटाइटिस बी सी में ये जो देश है बांग्लादेश, मतलब साउथ एशियन जितने भी हैं, आई थिंक ज़्यादातर साउथ एशियन ही हैं, बांग्लादेश, चाइना, इथियोपिया तो वहाँ पहुँच गया, राइट। अफ्रीका में भारत, इंडोनेशिया, नाइजीरिया अफ्रीका पहुँच गया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, है ना, वियतनाम, इसमें सामूहिक रूप से बी सी का 2/3 हिस्सा ये है इनके पास में, ठीक। लीवर सूजन होती है इसमें, और इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो बहुत ढंग से क्रिटिकली जिसको समझाया जा सके, राइट। चलो अब आगे आ जाओ। टीका भी इसका लगता है, बस याद रख लेना, ठीक है। वायरस से होती है, बस इतनी बात। दूसरी चीज़ IMF की विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। देखिए विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट अभी IMF ने जारी की है, उसमें देखिए चेंजेस कुछ हुए हैं। एक रिपोर्ट आई थी इनकी 2024 में, एक मिनट रुको, इससे सबसे पहले इस पे आ जाओ, IMF पे, राइट। IMF कब बना उसकी सारी बातें यहाँ पे देखिए लिखी गई हैं, ठीक है। ये एक संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख वित्तीय एजेंसी है, समझे, जो एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। IMF की स्थापना 1930 के दशक के बाद महामंदी आ गई, राइट। महामंदी के बाद 1944 में की गई थी। वॉशिंगटन DC में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलते हैं, राइट। एक बात। दूसरी बात है 190 से ज़्यादा देश हैं, ये कोई खास इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर्स हो सकता है कभी आ जाए, स्थापना हो सकता है कभी आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पे लिखा है दशक की महामंदी, बहुत देखिए महामंदी है, इसको ही हम लोग जानते हैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, समझे। दुनिया की सबसे बड़ी महामंदी, जिस समय दुनिया के सारे बाजार, सारे स्टॉक मार्केट, सारा ट्रेड ठप हो गया, सब कुछ क्रैश हो गया, राइट। दुनिया के बहुत सारे पैसे वाले लोग एकदम रोड पे आ गए, समझे। ये बहुत बहुत खराब स्थिति थी, समझे, बहुत इतनी ज़्यादा खराब थी कि बता नहीं सकता। 1929 के आसपास ये घटना चालू हुई, और इसका कुछ बेसिक अगर कारण के बारे में अगर आप देखेंगे, इसमें हुआ था स्टॉक मार्केट क्रैश। एक देखिए, एक टेरिफ लगाया गया था, एक टेरिफ था क्या था, स्मूथ हॉले टेरिफ। स्मूथ कई बार आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, स्मूथ हॉलेट होता है, हॉले बोलते हैं, हॉलेट, समझे। टेरिफ ये लगाया गया था, इससे पूरे दुनिया भर का ट्रेड जो था उस पर दिक्कत आ गई। जब ट्रेड खराब हो गया तो स्टॉक मार्केट बहुत सारी टूट गई। इसके बाद बहुत सारी बैंक थी, वो सही से काम नहीं कर रही थी, वो भी उनकी भी मतलब अलग अलग फैक्टर्स थे, सारे कुछ फैक्टर्स 1929 के आसपास में गिर जाते हैं आके। वही जब भारत में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का, समझे, कौन सा लाहौर अधिवेशन, ठीक है, उसी टाइम की बात है, और दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही है, राइट। तो इस समय पे आर्थिक मंदी आती है, और ये आर्थिक मंदी 10 साल तक रहती है, 10 साल तक। इसी के नतीजे के बाद में डिसाइड किया गया कि IMF बनाया जाए। दूसरी बात, अब IMF के बारे में बहुत सारी चीज़ें और भी पूछी जाती हैं, जैसे IMF कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। एक बार पूछा है, एक बार यही रिपोर्ट पूछ ली थी आपके प्रीलिम्स में, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट। देखिए जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको थोड़ा सुनते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट होती है। मैं इसीलिए मुझे पढ़ाने में देखिए टाइम लगता है, समझे, नहीं तो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। एक बात। दूसरी बात यह है कि जैसे पिछले वीडियो में किसी में मैंने ये बता दिया था कि जो क्या होती है, कुछ बताया था, मैं अभी याद नहीं आ रहा, फिर मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। तो IMF 2 रिपोर्ट जारी करती है। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, मतलब अगर इंपॉर्टेंट देखोगे तो कई सारी रिपोर्टें होंगी, लेकिन मेनली अगर आप देखेंगे तो 2 रिपोर्ट आपको देखने को मिलती हैं। जैसे उसमें है ये पहली रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, समझे। नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कभी भी पूछी जा सकती है। दूसरे नंबर पर पूछता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, IMF जारी करता है। फिर है फिस्कल मॉनिटर और सारी भी हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, ये 2 वाली इनके नाम आप पढ़ लेना। दूसरी चीज़ है, इसमें बोला गया जो आर्थिक विकास दर है इंडिया की, बड़ी अच्छी चल रही है, राइट। अच्छी चल रही है दुनिया के अकॉर्डिंग। दुनिया में जो रिपोर्ट, जो दुनिया में जो ग्रोथ है उतनी नहीं है। इंडिया की इस बार की ग्रोथ जो 2024 के लिए इनका आकलन था वो 6.8% है, जबकि 25 के लिए 6.5। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, जनवरी में जो रिपोर्ट आई थी उसमें इंडिया 2024 के लिए जो ग्रोथ दिखाई थी वो 6.5% दिखाई थी, ठीक है। अब इन्होंने अभी जो रिपोर्ट आई है अप्रैल में, 16 अप्रैल को, उसमें ये बोला है कि 6.8 मतलब 0.3% ग्रोथ इसकी बढ़ा दी है। दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, समझे, याद रखना, इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, राइट। चाइना कितने पे है, 4.6 पे है, दुनिया की बात है, ठीक है। वैश्विक आर्थिक जो दर है 2024 के लिए, 2025 के लिए 3.2 रहने का, मतलब ग्लोबल लेवल पे ये बात कर रहा है, बस। और कुछ ऐसी चीज़ें इसमें जानने को है नहीं। आगे बढ़ जाएं क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा अगला है 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि 6.5%। अंकटाड ऐसा बोल रहा है। अंकटाड है कौन, अंकटाड कौन है, तो अंकटाड यहाँ पे लिखा हुआ है। अंकटाड क्या है, समझे। अंकटाड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट,
UNCTAD, राइट। UNCTAD की स्थापना कभी, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, समझे। यूनाइटेड नेशन द्वारा अंतर सरकार इंटर गवर्नमेंटल एक निकाय है, याद रखना। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बताया था, एक चीज़ आप मैंने पिछले वीडियो में शायद कभी बताया, गैट्स और से WTO का सफ़र क्या था। WTO के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए, पढ़ लीजिए, याद रख लीजिए, ठीक है। बस और कुछ है नहीं। आगे बढ़ जाओ। इसमें है इसी रिपोर्ट में, चलो कुछ बेसिक चीज़ें जान लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.5% इन्होंने रहने के बाद है। IMF बोल रहा है 2024 में 6.8%, इन्होंने बोला है 6.5%, राइट। बस इसमें और कुछ ज़्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। 2023 के लिए बोला था 6.7 पर। देखिए ये जो आंकड़े आते हैं, जो भारत सरकार जो आंकड़े जारी करती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे नंबर पर ये महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी में अगर देखिए तो इंडियन गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राइट। तो और कुछ ऐसी चीज़ें और हैं, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं, आगे बढ़ जाने की आवश्यकता है, राइट। हाँ तो और क्या है इसमें, कुछ छूट रहा है क्या? मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं। ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है, मुझे अर्थव्यवस्था है, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया, ठीक है। तो और तो कुछ है नहीं इसमें, ऐसा तो लग नहीं रहा, ठीक है। यह घरेलू मांग कुछ है, ऐसा कुछ है नहीं जो आने वाला है। एक चीज़, हाँ एक चीज़ नज़र आ गई, देखिए यहाँ पे लिखा है बढ़ती आयु, कार्यशील आयु की जो बढ़ती भारत में कार्यशील आयु है उसकी आबादी दर्शाते हैं। देखिए बहुत नज़र जब जाती है तो कभी कभी ऐसा चली जाती है। कार्यशील आयु क्या होती है, ये UPPCS प्रीलिम्स में एक बार पूछा गया है, ठीक है। देखिए ये मिल भी गया। कार्यशील आयु किसको बोलते हैं, ठीक है। ये होती है वर्किंग एज ग्रुप, कार्यशील आयु। भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये कार्यशील जो आयु है उसको 15 से लेके 59 ईयर्स तक माना जाता है, राइट। यही ऑप्शन था, याद रखना। चलो और इसमें कुछ छूट रहा है, और कुछ छूटने वाला तो कुछ है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ छूट रहा है। और कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। IGI दिल्ली विश्व का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा। IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है, वो दुनिया का सबसे 10वां व्यस्ततम हवाई अड्डा है, राइट। 10वीं रैंक इसको दी गई है। किसने दी है? तो ये जारी की है ACI वर्ल्ड द्वारा जारी करी, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, इसने ये जारी की है, ठीक। दूसरी बात है, नंबर 1 पे कौन सा है जो सबसे व्यस्त है? तो है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नंबर 1 पे, जबकि दुबई और डलास हवाई अड्डे दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो 2 और 3 ये होगा, ठीक है। इंडिया का 10वां है, ठीक। टॉप 10 में 5 जो हैं वो USA के ही हैं, ठीक है। इसका ACI वर्ल्ड का मुख्यालय जो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है जाके देखिए। प्लास्टिक ओवरशूट डे एक स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का एक NGO है, गैर लाभकारी संगठन है, NGO है, EA अर्थ एक्शन, उसकी ये रिपोर्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे, ठीक। रिपोर्ट, ठीक। इसमें ये बताया प्लास्टिक कितनी बढ़ी है पूरी दुनिया में, ठीक है। 2021 के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि जो प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन, प्लास्टिक मतलब जो बची हुई बकवास जो प्लास्टिक होती है, उत्पादन में 7.11% की। देखिए ये सब डेटा याद करने की आवश्यकता है नहीं। इंडिया के लिए अगर कोई चीज़ लिखी हो तो उसको देख लो, ग्लोबली अगर कोई चीज़ लिखी हो केवल याद करना हो तो पहली वाली चीज़ याद कर लेना, बाकी और कुछ नहीं है, समझे। कुप्रबंधन मतलब मिसमैनेजमेंट प्लास्टिक अपशिष्ट के मामले में भारत के अतिरिक्त और भी देश हैं, चाइना, रसिया, दुनिया भर के ऐसी USA भी इसमें शामिल है, और सब इसको जानने की ज़रूरत है नहीं, समझे। बस ये सब बकवास चीज़ है, हटाओ, गोली मारो, आगे बढ़ो। विश्व बैंक की दक्षिण एशिया विकास अपडेट रिपोर्ट, ठीक है। किसकी है? वर्ल्ड बैंक की है, ठीक है। दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के विकास पे एक रिपोर्ट आई है, उसकी बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए आर्थिक विकास अनुमान को 20 जून नहीं होगा, 20 आधार अंक मैंने नीचे पढ़ लिया, बेसिस पॉइंट जिसको बोलते हैं, बढ़ाकर 6.6% कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण निवेश में वृद्धि है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, नवीनतम द्विवार्षिक दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट, द्विवार्षिक, याद रखना इस चीज़ को, द्विवार्षिक वर्ल्ड बैंक की द्विवार्षिक दक्षिण एशिया विकास रिपोर्ट में यह अनुमान जारी किया गया। दूसरी बात है ये कि विकास दर इसमें भारत की जो आंकी गई 7.5% आंकी गई 2024 के लिए, याद है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, द्वारा अनुमानित कितनी है? 7.6। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है? NSO है, पहले था NSSO, ठीक है, ऐसे कुछ था, याद कर लो, ठीक है। तो 0.1% ये ज़्यादा है, कौन सी? इंडिया की, ठीक है। और कुछ बातें इसमें कुछ बेसिक लिखी गई हैं जिनको आप देख लीजिए, जैसे कि दक्षिण एशिया के विकास दर 0.4% और
25 में जो है 0.3% ज़्यादा होने का अनुमान है पिछली बार से की तुलना में, ठीक है, और कुछ नहीं। न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट अगली है, इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, एक बार देख लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। कभी कभी होता है क्या ना, टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता है, टॉपिक में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, इसलिए। हाँ, अब मुझे याद आ गया, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहीं पे डिस्कस कर दिया था लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। लाइन ऑफ क्रेडिट को मैंने डिस्कस कर दिया था, वहाँ पे एक सज्जन भाई का हमारे कमेंट आया कि इसको UPSC ने पूछा है, राइट। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब इतनी चीज़ें माइन्यूट लेवल पे आप डिलीवर करें तो बहुत संभावना हो जाती है। जैसे पिछले वर्ष कहीं पे मैंने गुच्ची बोल दिया था, गुच्ची, राइट, कभी मैं ऐसे पढ़ा रहा था, कभी कुछ बता रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे मैंने गुच्ची बोल दिया था, गुच्ची एक GI टैग दिया गया था, हालांकि बहुत चर्चा में नहीं था गुच्ची, लेकिन UPSC ने उसको उठा के पूछ लिया, राइट। यहाँ पे आ जाओ, UPPCS में ठीक ठाक गैस हो जाता है, ठीक है, UPSC में गैस नहीं होता, लेकिन अगर लग रहा है कहीं पे गैस तो बड़ा अच्छी बात है, कोई उसमें खराबी थोड़ी ना, ठीक है। तो न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स रिपोर्ट है, किसने जारी की है, तो ब्रिक्स CCI ने। ब्रिक्स CCI क्या है, तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की इकाई है ब्रिक्स CCI V, ठीक। इसने ये न्यू एरा ऑफ ब्रिक्स, फिर इसके बाद में बहुत सारी लाइन है, इसको एक रिपोर्ट जारी की। उसमें ये बोला गया कि जो महिलाएं हैं, जैसे ये स्टेम होता है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए प्रगति हुई है और सामने आने वाले लगातार चुनौतियों का भी संकेत देती है। प्रगति हुई है लेकिन आमने आने चुनौतियों को भी संकेत देती है रिपोर्ट, ठीक है। दुनिया भर की है, जैसे 2023 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ, अब 47% आबादी वैश्विक सकल उत्पाद GDP के 36% का प्रतिनिधित्व करता था। अच्छा चलो, ये चीज़ कुछ अलग है, थोड़ी सी इसको बताते हैं। ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स की संकल्पना जो आई थी वो निकल के आई थी एक जिम ओ'नील, याद रखना है एक नाम, जिम ओ'नील। नाम क्यों याद रख लेना, क्योंकि UPSC ने 2009 के अंदर जो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसकी संकल्पना, उसकी स्थापना किसने की थी, उसका नाम पूछ लिया जाता था, क्लास शॉप, राइट, क्लास शॉप। यहाँ पे हो सकता है कि ब्रिक्स चर्चा में इस समय है, हो सकता है पूछ लिया जाए, जिम ओ'नील, राइट। तो जिम ओ'नील याद रख लेना। इन्होंने 2001 के अंदर ऐसा सजेस्ट किया था कि दुनिया के जो विकासशील देश हैं, बड़े विकासशील देश हैं, वो अगर एक साथ आ जाएं, राइट, तो अच्छा काम कर सकते हैं, राइट। तो 2006 के अंदर ब्रिक की स्थापना हुई। उसमें उस समय साउथ अफ्रीका नहीं था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था केवल 2006 के अंदर, और उस समय केवल विदेश मंत्रियों तक ही ये चीज़ें सीमित थी। बाद में विस्तार हो गया 2010 के अंदर, जब आप आके देखते हैं तो विस्तार में आप देखते हैं कि साउथ अफ्रीका भी आके जुड़ गया, तो टोटल कंट्रीज हो गए 5। 2024 के अंदर ब्रिक्स जो है उसको हेड कर रहा है रशिया, और इसी के अंडर इस बार 6 देश, 1 जनवरी को ऐसी घोषणा हुई थी कि 6 देश जो हैं वो ब्रिक्स को मतलब एक तरीके से कहा जाए, कैसे कहा जाए, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में ज्वाइन करेंगे। उसमें कौन कौन से थे, जैसे ईरान था, सऊदी अरब था, UAE था, मिस्र मतलब इजिप्ट था, इथियोपिया भी था, अर्जेंटीना था। लेकिन अर्जेंटीना का जो झुकाव है वो USA और इजराइल की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए अर्जेंटीना इससे बैकआउट कर गया और बचे टोटल 5। तो अब ब्रिक्स में हो गया टोटल 10 कंट्रीज। याद रख लेना इस चीज़ को। पुतिन ने उस समय तो ये भी बोला था कि 30 और कंट्रीज़ हैं दुनिया के जो ये चाहते हैं कि ब्रिक्स में शामिल हो जाएं। इस समय जो ब्रिक्स है वो टोटल, देखिए आबादी के बारे में ये सब लिखा हुआ है, ये सब पढ़ लो, अच्छी बात है, लेकिन टोटल जो दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसका 25% होल्ड करता है, राइट, ठीक, बस इतनी चीज़ थी, बस। बाकी स्टेम के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये सब चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ लो, आगे बढ़ो। चलो आगे आ जाते हैं योजना और कार्यक्रम पे। योजना और कार्यक्रम समझे, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखते चलेंगे, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन पहले ही आ गया है, समझे, जो जरूरत पड़ेगी उसको सब कुछ करते हुए चलेंगे। बिल्कुल परेशान ना होना, 3-4 बार देखना है आपको वीडियो, ठीक है, ठीक से देख लेंगे। केवल करंट ही नहीं, करंट से ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन में बहुत लाभ मिलेगा। आप 10-12 अगर क्वेश्चन अगर आगे रहते हैं, जो चीज़ें मैं बताता हुआ चलता हूँ, तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, राइट, एक पूरे सब्जेक्ट के बराबर का बेनिफिट है, राइट। तो बहुत आसान नहीं होता है इतना सब अकेले कर पाना, या अगर कुछ चीज़ें हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब कुछ चीज़ें अगर हैं तो उसको आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी चीज़, अगर सेशन अच्छा लगता है तो बार बार बताते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं एक कमेंट पढ़ता हूँ और उस पर रिप्लाई भी करता हूँ, राइट, तो ये काम जरूर करते रहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ, टेलीग्राम पे आ जाना। चलो योजना और कार्यक्रम, इस पर चलो जल्दी आते हैं। पहला वाला टॉपिक है, शुरुआत यहीं से करेंगे। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए, यहाँ पे लिखा है हरित हाइड्रोजन, राइट। दूसरी चीज़ है भारत की पहली, जहाँ कहीं भारत की पहली, यूपी की पहली, ऐसी सारी चीज़ें आ जाएं, या किसी मतलब कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना आपको लगे तो वो घटना अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट।
तो इसलिए भारत की पहली, इस चीज़ को याद रखना। दूसरी चीज़ है ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन की बात की गई है, पायलट प्रोजेक्ट है। दूसरी पायलट प्रोजेक्ट का मतलब फिलहाल अभी चलाई जा रही है, फिर जो रिजल्ट निकल के आएंगे उसको मास लेवल पे इंट्रोड्यूस करा जाएगा पूरे ऑल ओवर द इंडिया, राइट। तो इस घटना को जरा ध्यान से देखते हैं। चलो पहले आ जाइए, हरित हाइड्रोजन क्या है। मैंने बहुत बार इसको बताया है, हरित हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, ग्रे वाटर क्या होता है, नेट जीरो क्या होता है। ये सारे टर्म्स कुछ ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना रहती है, कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है उसको जब हम मान लीजिए, हाइड्रोजन एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है जिससे बाई प्रोडक्ट उसके नहीं निकलते हैं, राइट। अगर हाइड्रोजन को एनर्जी सोर्स के रूप में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाई प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे जो एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाएं, इसलिए हाइड्रोजन यूज़ में लाई जाती है। फिर ये ग्रीन आगे क्यों जुड़ जाता है, राइट। अब इसको समझने के लिए इधर आता हूँ लेफ्ट साइड में। यहाँ पे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन ऐसी टेक्निक से डेवलप की जा रही है जिसमें, जिस टेक्निक में जो एनर्जी है, जो भाई जो अगर हाइड्रोजन का निर्माण करना है तो जाहिर सी बात है कोई एनर्जी लगेगी, राइट। अब वो एनर्जी अगर रिन्यूएबल एनर्जी है यानी नवीकरणीय ऊर्जा है, तो ऐसी एनर्जी का उपयोग करके जो हाइड्रोजन बनाई जाएगी वो होगी हरित हाइड्रोजन, याद रख लेना। दूसरी बात और है, बहुत सी और हाइड्रोजन के भी हैं, जैसे कंसेप्ट आया एक ब्राउन हाइड्रोजन का, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, अलग अलग से नाम है। एक एक पॉइंट में समझ लेते हैं क्योंकि आने की संभावना हो सकता है कहीं पे एनवायरनमेंट वाले पोर्शन में आपसे पूछ ली जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे ब्राउन हाइड्रोजन, एक है ब्राउन हाइड्रोजन, राइट। ब्राउन हाइड्रोजन क्या होती है, जो कोयले से जो एनर्जी लेंगे उससे फिर हम हाइड्रोजन बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे ब्राउन हाइड्रोजन। दूसरी बात है जो एनर्जी ली गई, अच्छा हाइड्रोजन बनती कैसे है, तो देखिए H2O एक वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो इसको जब इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जब अलग कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन अलग चली जाती है, ऑक्सीजन अलग चली जाती है, राइट। ऐसे ही बनाती है। और इसमें जो एनर्जी हम खर्च करते हैं वही एनर्जी की बात हो रही है, कैसे एनर्जी यूज़ होगी, या फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी होगी, या मान लीजिए कोयले से है, अगर मान लीजिए वो नेचुरल गैस से है, तो नेचुरल गैस से अगर वो की जा रही है तो होगी ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन। दूसरी एक चीज़, ब्लू हाइड्रोजन की जब कभी भी बात आए तो याद रख लेना, नेचुरल गैस से निकाली एनर्जी जरूर यूज़ की जाएगी नेचुरल गैस की, बट उसके साथ में कार्बन कैप्चर प्रोसेस किया जाएगा, मतलब कार्बन जो निकलेगा उसको कैप्चर किया जाएगा, बस मोटी सी बात है ये। चलो आगे बात आ जाइए, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट योजना है, इसको चला कौन रहा है, तो याद रखना SVJN, ठीक है। SVJN क्या है, तो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ठीक, याद रखना, राइट। ये कंपनी है, ये इस प्रोजेक्ट को चला रही है। दूसरी चीज़ है कहाँ पे है, तो याद रखना हिमाचल के झाकड़ी, या फिर उसको अगर ठीक से अगर मैं पूरा नाम बताऊं तो नापता झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन, ठीक, यहाँ पे ये चलाई जा रही है। इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट, याद रख लेना। दूसरी बात है एक और इसके अतिरिक्त एक 412 मेगावाट का रामपुर हाइड्रो पावर एकीकृत संचालन का उद्घाटन किया गया। दूसरे नंबर पे इसको अभी इंपॉर्टेंस मत दीजिए, अभी यहीं पे आ जाइए, NJHPS, राइट, जो है आपका नापता झाकड़ी। आपसे ये पूछा जाएगा नापता झाकड़ी कौन सा, कहाँ पे किया गया, नापता झाकड़ी, या फिर पूछेगा नापता झाकड़ी में अभी क्या हुआ है, ऐसी वाली चीज़ें पूछ लेगा, या फिर ये पूछ सकता है कि किसने किया, तो SVJN ने किया, ठीक। दूसरी एक बात, ये जो बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय देश की पहली बहुउद्देशीय है, बहुउद्देशीय का मतलब है संयुक्त ताप और बिजली हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र, बस इतनी चीज़ें जानिए और इसमें कोई बहुत चीज़ जानने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ अगर, हाँ एक चीज़ और भी है, नापता झाकड़ी कहाँ पड़ता है, तो आप याद रख लेना, एक जगह है वधाल में पड़ता है, और वधाल कहाँ आता है, तो शिमला के अंदर आता है, ठीक, शिमला, ठीक। और शिमला किसके अंदर आता है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है, ठीक। चलो आगे बढ़ जाओ, दूसरे वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इंग्लिश में, माई CGHS ऐप है क्या, किसने जारी किया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ये मंत्रालय जरूर याद कर लेना, किससे रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा। हाल ही में ये ऐप लॉन्च किया गया और 4 ऑप्शन आपको देगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, और इससे मिलते जुलते और भी दे देगा, केवल स्वास्थ्य मंत्रालय दे देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ें दे देगा आपको, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये ऐप जारी किया है, और ऐप का जो मेन लक्ष्य है वो सीन यहाँ पे देखिए क्या है, कि केंद्र सरकार की जो स्वास्थ्य योजना है उसके लिए ये लॉन्च किया गया, उसके लिए रिकॉर्ड है, स्वास्थ्य रिकॉर्ड है, सूचना है, संसाधन तक पहुंच है, ये सारी सब बातें इसमें लिखी गई हैं। NIC ने इसको डेवलप किया, NIC हिमाचल ने, और NIC स्वास्थ्य टीम की तकनीकी टीमों द्वारा, ये सब कोई चीज़ें NIC केवल याद कर लो, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इन्फॉर्मेशन साइंस ऐसा करके कुछ होगा, सेंटर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, राइट। ये सब इसमें चीज़ें बस इसमें लिखी गई, और उसमें कुछ बहुत ऐसा है नहीं जो आप परेशान हो उसमें, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, आगे है CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म,
CDP सुरक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किसके लिए है? CDP के लिए। CDP क्या है? तो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें होगा क्या कि बागवानी जो किसान हैं उसको सब्सिडी वितरित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बात, बागवानी और बागानी दोनों थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, UPPCS के अंदर एक पहले पद हुआ करता था DHO, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर। अगर आप ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर से तो ये आपको पद मिलेगा, अदरवाइज ये ओपन वाला वैसा पद नहीं था, ठीक है। अब क्योंकि अलग से जो परीक्षा होने लगी ये वाला उसमें चला गया, ठीक, याद रख लेना। दूसरी चीज़, इसका सुरक्षा का नाम बदलकर एकीकृत संगठन, ये सब क्या फालतू चीज़ें हैं, इसमें सब जानने की आवश्यकता है नहीं, आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको प्लेटफॉर्म को NPCI ऑफ इंडिया के ई-रूपी वाउचर के प्रयोग करके किसानों से सीधे बैंक खातों को सब्सिडी त्वरित वितरण की जाएगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनको दिया जाएगा, जिसको DBT बार बार की चर्चा होती रहती है। ई-रूपी किसने लॉन्च किया? पहला ई-रूपी कौन सा था, समझे? ई-रूपी और डिजिटल रूपी में भी अंतर है, इसको समझिए, राइट। प्रेरणा कार्यक्रम, अब देखिए प्रेरणा कार्यक्रम है किसके लिए, पहले ये जानिए। पहले किसने लॉन्च किया ये पहले देख लीजिए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मतलब क्या? डिपार्टमेंट ऑफ मतलब स्कूली एजुकेशन क्या होगा? स्कूली एजुकेशन को क्या बोलेंगे, समझे? जो भी बोलते हैं, समझे? और समझे ऐसा, एंड लिटरेसी ऐसे कुछ कर लेना, पता नहीं है, हर चीज़ें मुझे पता नहीं होती, भूल जाता हूँ मैं कई बार, ठीक है। तो ये क्या है? अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है जो विरासत नवाचार से मिलती है, जहाँ विरासत नवाचार से मिलती है। अच्छा, विरासत एक वर्ड आ गया, विरासत से मुझे क्या याद आ रहा है? विरासत से मुझे याद आ रहा है हाल ही में अभी 4-5 दिन हुए, जो 100 वर्ष से ऊपर के जो पेड़ हैं वो उत्तर प्रदेश में अब उनको संरक्षित किया जाएगा और उन्हें विरासत वृक्ष की तरह से उनको नाम दिया गया विरासत वृक्ष। ये याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, विरासत से मुझे इसलिए याद आ गया, राइट। चलो आगे बढ़ो, ये वाला पॉइंट है कुछ कक्षा 11 और 12 के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह चलाने का कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आगे बढ़ जाओ, फालतू चीज़ें हैं, आगे बढ़ो, ठीक है। फिर है FSSAI ने खाद्य सुरक्षा पहलुओं पर जागरूकता अभियान चलाया। महाराज ने जागरूकता अभियान चलाया, लेकिन चलाया कहाँ? देश की एक तो राजधानी में भी कहाँ, जो बहुत शानदार मार्केट है, सबसे महंगी मार्केट बोली जाती है खान मार्केट, और INA मार्केट में लॉन्च किया। यहाँ पे ये लोगों को समझा रहे हैं, जहाँ पे एक दुकान की किराया है एक महीने का 10-10 लाख रुपए, इससे कम कोई दुकान ही नहीं मिलती है, राइट। दूसरी बात है कि वहाँ पे FSSAI समझा रहा है कि जैविक खेती से जो प्रोडक्ट हो उनको यूज़ करो कच्चे माल के रूप में, ऐसी सब चीज़ें ये बताने की कोशिश कर रहा है। ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं, कर रहा है तो कर रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे एक वाह क्या बात है, क्या है? BFSI, बैंकिंग वित्तीय सेवा एवं बीमा। चलो इसमें देखते हैं क्या है। तो HDFC लक्षद्वीप में खाता खोलने वाला शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना। देखिए, पब्लिक सेक्टर का बैंक नहीं है, एक निजी बैंक है। देखिए कहाँ पे है? लक्षद्वीप में, ठीक है। तो 10 अप्रैल को निजी बैंक है HDFC, ठीक है, उसने लक्षद्वीप के करावती में पहली शाखा खोली, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी तट HDFC भारत में पश्चिमी तट के सुदूर लक्षद्वीप में खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया। केवल इतनी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कहानी है। HDFC बहुत बड़ी, आज के दिन तो बहुत बड़ी बैंक है। अभी HDFC के जब शेयर टूट गए तो पूरे बैंकिंग सेक्टर के पूरे शेयर टूटना चालू हो गए थे, राइट। 1700 से टूटना चालू हुआ और HDFC आ गया कितने पे? 1300 समथिंग पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसका मुंबई कार्यालय है। ये जो लोग बैंकिंग की परीक्षा देते हैं उनके लिए ये वाला जो पेज है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। फिर भी हम लोग देखते हुए चलेंगे कि कुछ हम लोग इसमें निकाल सकते हैं क्या, समझे? बैठा हूँ तो यही लक्ष्य, यही कर लेता हूँ। SBI लाइफ ने आइडेशन एक्स लॉन्च किया, क्या मतलब फालतू चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। हरित वित्त पोषण हेतु इरेडा ने गिफ्ट सिटी में खोला कार्यालय। हरित वित्त पोषण अभी हम लोगों ने देखा था ना, कहाँ देखा था? नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ने 2030 के लिए अपना कुछ लक्ष्य डिसाइड किया था, जो हम लोग अभी जस्ट पहले पढ़ रहे थे। वहाँ पे ग्रीन फाइनेंसिंग की बात की गई थी। फिर आई यहाँ पे एक टर्म आपको निकल के आता इरेडा वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कि कई बार पूछा गया, कई बार पूछा जा सकता है। सबसे पहले जान लीजिए स्थापना कब हुई। तो स्थापना हुई थी 1987 में। कंपनी कौन सी है? तो ये एक मिनी रत्न कंपनी लिस्ट 1 में आती है, राइट, याद रख लेना। दूसरी चीज़ है इसकी स्थापना क्यों की गई, मतलब क्यों की गई, किस लिए की गई, तो याद रख लेना। इसकी स्थापना जो की गई थी वो NBFC या कई बार अगर इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो NBFI बोलेंगे उसको, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, समझे। ये एक NBFC के रूप में की गई थी। मतलब इसका क्या है, ये बैंकिंग सेवा नहीं करता है लेकिन फाइनेंस जरूर प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इरेडा है, ठीक। दूसरी चीज़ है इसी के नाम में इसका जो काम है वो रखा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, ठीक, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। अब चलिए ठीक है,
ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम कर रही है। तो किसके अंडर आएगी? तो जाहिर सी बात है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंदर आ जाएगी। दूसरी बात है एनबीएफसी है, एनबीएफआई है, ये एनबीएफआई है, राइट। वहाँ थोड़ा सा इसी मैगजीन में थोड़ी सी गलती है, ज़्यादा गलती नहीं है, बहुत जरा सी है। ये एक एनबीएफआई है जो एक एनबीएफसी, मतलब एनबी कुछ भी कह लो यार, दोनों एक ही है लगभग, बहुत माइन्यूट सा अंतर है, कुछ जानने की उसमें ज़्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, राइट। एनबीएफसी है, कुल मिला के ये जान लीजिए एनबीएफसी का निर्माण किया जाता है कंपनीज एक्ट से। अभी शायद 2021 के पेपर में, कभी मैं देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले, या 20 के पेपर में ऐसे कुछ था, या 18, पता नहीं एग्जैक्ट उसी टाइम पे कहीं था। यूपीपीसीएस ने पूछा था कि जो कंपनी एक्ट है वो कब आया, तो याद रखना कंपनी एक्ट आया था 1956 के अंदर। इसके बाद इसको फिर दोबारा से रिवाइज किया गया और फिर आया 2013 के अंदर, ठीक है, याद रखना, बस जरूरी चीज़ है, समझे। फिर बस यही सब वाली बातें हैं, जिसका लक्ष्य है हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसमें 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन करना है, ये सारी सब बातें करता रहता है, ठीक है। और इसमें शामिल कौन है? तो गिफ्ट सिटी शामिल है। गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो वहीं गांधीनगर गुजरात वाली, राइट। और ये सब बातें हैं, इसको पढ़िए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हिटाची अपग्रेडेबल एटीएम, हिटाची ने एक अपग्रेडेबल एटीएम बनाया है, याद रख लेना इसको। जो कोई ऐसी, अरे क्या याद रखना, बेकार है, हटाओ काटो, आगे बढ़ो, ठीक है। कुल मिला के कहानी मैं यही बता देता हूँ। हिटाची है एक इलेक्ट्रॉनिक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक। इसने एक ऐसा एटीएम बनाया है जो एक कैश रिसाइकलिंग मशीन की, मतलब इसी में इनबिल्ड होगी, राइट। उसको ऐसे भी कैश रिसाइकलिंग मशीन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, और बाकी कुछ नहीं है। आगे बढ़ो यार, ठीक है, चलो। कुछ है इसमें ऐसा जानने वाला? मैं एक बार देख लेता हूँ, कुछ ऐसा है क्या? मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ बता सकूँ इसमें। चलो आगे बढ़ो। केनरा बैंक ने केनरा हिल केनरा एंजल लॉन्च किया। क्या बात है, इसको पढ़ने की जरूरत है। ये वाला पेज में केवल बेसिक चीज़ें हम लोग कवर करते हैं, राइट। बाकी और गणित लगाने की आवश्यकता है नहीं। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलो इसको ठीक से कवर करता हूँ। एलआईसी जो है विश्व भर का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना, समझे, बीमा ब्रांड बना, याद रख लेना, बीमा ब्रांड, राइट। इंश्योरेंस ब्रांड पूरी दुनिया का सबसे मजबूत, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, ठीक, इसने ये डेटा जारी किया है, ठीक। इसमें ये बोला है एलआईसी जो है दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है। बीमा ब्रांड का मतलब क्या होगा? इंश्योरेंस ब्रांड है। एलआईसी इंश्योरेंस ही तो प्रोवाइड करती है ना। अभी बहुत बड़ा आईपीओ आया था, इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आया था, राइट, ठीक है। नंबर 1 पे है एलआईसी, नंबर 2 पे है चीन की कैथे लाइफ इंश्योरेंस। बहुत बड़ी घटना है, एलआईसी बड़ी बात है कि नंबर 1 पे बना हुआ है। एलआईसी एक भारत की बहुराष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। स्थापना 1956 के अंदर आपको देखने को मिलती है, राइट। चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ, फिर है पीएम जन धन योजना के खातों में शुद्ध निकासी सार्वकालिक उच्च स्तर पर। मतलब इसका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो खाते खोले गए, उनकी शुद्ध नकदी जो है, मतलब जो बैंक में उनका पैसा जमा है, उसका स्तर इस समय सबसे टॉप पे है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्यों लाई गई थी? उसका एक कारण था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय समावेशन, ठीक है। 28, अगर मैं डेट सही से याद कर पा रहा हूँ, 28 अगस्त, कुछ ही दिन पहले मैंने इसको देखा था, 28 अगस्त 2014 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तुरंत ये वाली योजना आएगी, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को, 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आप 28 अगस्त पे पहुंच जाएंगे। बस कहानी ऐसे याद होती है, ठीक है। तो इस टाइम पे ये योजना लॉन्च की गई थी, और इसका उद्देश्य ये था कि गरीब जो है जनता, जो वंचित वर्ग है, उसके खातों, उसके फाइनेंशियल इंक्लूजन वहाँ तक हो सके, सबके खाते बैंकों में खोले जा सकें शून्य राशि के साथ में, ठीक है। जिससे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। सरकार कोई सीधे पैसा देती है तो उसमें बिचौलिए बीच में खा नहीं जाते हैं, समझे। दूसरी चीज़ है उनकी जमा करने की आदत बढ़ती है, ठीक। तीसरी चीज़ है जब बैंकिंग सेक्टर से जब वो जुड़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लोन की सुविधाएं भी पता चलती हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसलिए ये योजना इंपॉर्टेंट थी, ठीक। दूसरी बात है, इस योजना ने इतने ज़्यादा खाते खोल दिए कि गिनीज वर्ल्ड बुक जो है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड जो भी होती है, जो भी नाम है, गिनीज बुक जैसे बोलते हैं, उसमें इसका नाम शामिल हो गया था, राइट। बहुत बड़ी घटना थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन पर दुनिया की सबसे बड़ी खाते खोलने वाली एक ऐसी योजना है, राइट, याद रखना। बस इसमें है क्या? बस इसमें कुछ नहीं कहा गया है कि जो टोटल राशि है इस समय शुद्ध नकदी बढ़कर 36,153 करोड़ रुपए सर्वकालिक उच्च स्तर पर है, जबकि औसत अगर एक आदमी की देख लें तो 4524 रुपये। ये रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको एक बार भले ही देख लो, इसको रटने एक बार देख लो, लेकिन ऐसे ना मत डेटा, ये सब डेटा आप मत रटा करो। 45,124 रुपये एक आदमी की है ये, क्योंकि ये आज है, जब तक पेपर आएगा बदल जाएगी, समझे। इंपॉर्टेंस समझो इस चीज़ की। तो कुछ बच्चे ऐसा काम किया करते हैं, जैसे 33 मिलियन
यूनियन नए खाते खोले गए, ये सब काम करने की आवश्यकता नहीं है, समझे। पेपर देखो, पेपर में क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखो, इसीलिए मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहता हूँ। दूसरी चीज़ है जो डेटा इंपॉर्टेंट का नहीं होता तो वहाँ मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये लो, ये गया गया गया, जब से आपका थोड़ा दिल जो है भारी ना हो, हल्का हो जाए, राइट। इसलिए ये सारे सब मैं काम किया करता हूँ, थोड़ी सी खुशी महसूस हो, समझे। चलो आगे बढ़ो। हाँ, फिर है भारत पे का ऑल इन वन भुगतान उत्पाद, भारत पे वन। भारत पे जाना यूपीआई के लिए जानी जाती है, और यूपीआई किसके अंडर काम करता है, तो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, समझे। दूसरी बात, ऑल इन वन भुगतान का मतलब है कि पॉइंट ऑफ सेल, एक ही जो पॉइंट ऑफ सेल होता है और क्यूआर कोड सब एक ही स्पीकर को सबसे एक ही साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा, बस यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है 2000 का जो नोट बंद किया गया था वो 97.69% उसकी वापसी हो गई है, मतलब अभी 2.5%, आई थिंक 2.5% से कुछ कम होगा, समझे। 2.31% जो नोट हैं वो अभी मार्केट में टहल रहे हैं, लोगों के बोरियों में बंद हैं, गरीब जनता मर रही है, समझे, राइट। तो ये आंकड़ा 1 अप्रैल को दिया, राइट, बस। और क्या है इसमें, चलो आगे इसमें देखता हूँ, कुछ और भी लिखा हुआ है ऐसा क्या। हाँ, ये कब बंद किया गया था तो आपको पता है, 19 मई 2023 को, ठीक है। नोटों के प्रचलन से वापस लेने की घोषणा कर दी गई थी। दूसरी बात है कि 2000 के नोट वैध मुद्रा नहीं बने रहेंगे, यानी क्या बने, क्या जिसको मोदी जी क्या बोलते हैं, भाइयों बहनों, आज से रात 8 बजे से, खैर डरावना सच है वो दुनिया का है। 2016 में तात्कालीन 1000 रुपये और 500 रुपये के नोट के विमुद्रीकरण के बाद 2000 रुपये के नोट का पेश किया गया था, ठीक है, याद रख लेना बस इसको। T0 तात्कालिक निपटान चक्र है क्या, ये थोड़ा सा आपको हो सकता है समझने में या पढ़ने में इसको दिक्कत मिले। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, शेयर खरीदते हैं, तो वहाँ पे जो टी होता है, टी, राइट, टी डिनोट करता है, जैसे आज मैंने कुछ शेयर खरीदे या कुछ शेयर बेचे, तो वो जो घटना हुई है आज खरीदने या बेचने की, वो मेरे लिए टी है, आज का दिन जो है वो टी है। तो वो मान लीजिए आज मैंने अगर शेयर बेच दिए कुछ, तो वो शेयर होता क्या है कि ये शेयर अगले दिन ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं किसी और को जिसने खरीदे होंगे, ठीक है। और जो पैसा मुझे मिलने वाला है वो भी T+2 वैसे होता है, T+2 डे, 2 दिन बाद मिलेगा, राइट। कभी कभी 1 दिन में मिल जाता है, राइट, कभी कभी थोड़ा हो सकता है जल्दी, लेकिन T+1 डे से कम नहीं कुछ होता है, ठीक। तो इस बार हुआ क्या, सेबी वही जो इसको सबको मॉनिटर करती है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, समझे, जो है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक, उसके द्वारा BSE और NSE को T+0 मतलब उसी दिन तत्काल निपटान के लिए नई प्रणाली विस्तारित कर दी गई है। मतलब आप उसी दिन अब निपटान कर सकते हैं, समझे, अब आप बाध्य नहीं है, मतलब उसी दिन करने से और सबको लाभ ही होगा, फ़ायदा होगा, इसलिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं, राइट। तो बस यही सब चीज़ें हैं, इसमें और कुछ बताने की और आवश्यकता है नहीं। हाँ चलो, अब आ गया नया क्या है, उद्योग एवं व्यवसाय। उद्योग व्यवसाय में क्या है ज़रा देख लेता हूँ, क्या है इंपॉर्टेंट क्या है। हाँ, क्या है, थाईसेन ग्रुप इंडस्ट्रीज में अतिरिक्त हिस्सेदारी हेतु मंजूरी, कंपनी में पता नहीं ये सब क्या फालतू की चीज़ लिखी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहीं से भी ये देखिए इंपॉर्टेंट नहीं लिख रही है, अगर आपको पढ़ना है तो देख लीजिए जाके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, ठीक। और ये सब बातें हैं, ये मुझे बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लग रही। दूसरी चीज़ आई है, सोडियम साइनाइड के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क की सिफारिश, समझे। सोडियम साइनाइड जो मंगाया जाएगा उसमें अगर आप डंप कर रहे हैं तो उस पर शुल्क लगेगा, ठीक है। शुल्क की सिफारिश की गई है, किसने की है, DGTR ने, ठीक, DGTR ने चीन, यूरोपियन यूनियन, जापान, कोरिया से आयातित सोडियम साइनाइड 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश की है। अब सोडियम साइनाइड का उपयोग किस लिए किया जाता, तो सोने और चांदी के अयस्क से निष्कर्षण और दुनिया भर की ये सब बातें लिखी हुई हैं, समझे। और कीटनाशक, रंग द्रव्य, पता नहीं क्या क्या फालतू चीज़ें लगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। भारत सरकार ने 2018 में डंपिंग रोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय के स्थान पर व्यापार उपचार निदेशालय DGTR का सृजन किया था। ये वाली चीज़ देखिए बस, और आगे बढ़ जाइए बस। ये सब फालतू चीज़ें बहुत लिखी होती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ें पढ़नी है बस उसी को पढ़ना है बस। वित्त वर्ष 2024 में खनन क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पाद मतलब हर चीज़ में उत्पाद बहुत अच्छा हुआ है। जानकारी किसने दी है, तो खान मंत्रालय ने जानकारी दी है ना, खान मंत्रालय। पहला खान मंत्रालय आज़ादी के समय किसके हाथ में था, भाभा साहब के हाथ में था। देखिए जाके ज़रा, ऐसा है क्या मैं गलत हूँ, अगर गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि क्या मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सही या नहीं, ठीक है। तो ये हुआ है कि फरवरी 2024 के माह में खनिज उत्पादन सूचकांक का जो प्रोडक्शन था 139.6 था, जो फरवरी 2023 में कि 2023 की तुलना में 8% अधिक है, ठीक है, 8% की वृद्धि इसमें हुई है। दूसरी चीज़ें, खनिज आप पढ़ते हैं ना कि कुछ आयरन ओर वाले होते हैं, कुछ और गैर आयरन वाले होते हैं ना, ऐसे। तो गैर ईंधन खनिज वैसे बहुत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब कुछ ईंधन के तरीके से यूज़ होते हैं, कुछ गैर ईंधन होते हैं, फिर उसमें भी आ जाते हैं
कि कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, फिर मेटल्स में भी आ जाता है आयरन वाले हैं, कुछ नॉन आयरन वाले, ऐसी सारी ऐसी कहानी सब चलती रहती है, ठीक है। तो गैर ईंधन खनिज में बॉक्साइट और ये सब जो कहानी लिखी है ये सब आते हैं, इसको देख लेना। कई बार यही लिस्टिंग आ जाती है, ठीक है। 2023 के दौरान इस अवधि के लिए इतना था, इतना हो गया, इतना हो गया, समझे। ये सब चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी देख लेंगे। एल्युमिनियम उत्पादन भी बढ़ा है, लोहे का उत्पादन बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा ही है, समझे। कुल मिला के सब कुछ बढ़िया है। जैसे यहाँ पे लिखा, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है, ठीक। तीसरा सबसे बड़ा चूना पत्थर उत्पादक। एल्युमिनियम में आप देखेंगे जाके, क्या मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, में अभी का फिगर पता नहीं है, समझे, क्योंकि मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पे है, शायद देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, मुझे सीरियसली नहीं पता, ठीक। दूसरी बात है लोहे का, फिर चूना पत्थर का आ गया, फिर आ गया लोहे का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो लोहे वाली कहानी कुछ ऐसी है, लोहे की कहानी आप ऐसे रखिए, एक लोहे की चाबी याद रखिए आप, ठीक है। चाबी जो होती है वो लोहे की चाबी है, बस इतना याद रखिए। CH फॉर चाइना, A फॉर ऑस्ट्रेलिया, B फॉर क्या है पता करिए, I फॉर इंडिया, राइट। आगे बढ़ जाओ। गुजरात के मुंद्रा में विश्व का सबसे बड़ा तांबा विनिर्माण संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगाएंगे आप, राइट। कौन बना रहा है? अडानी समूह बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है? गुजरात का सबसे बड़ा, गुजरात के मुंद्रा में, विश्व का सबसे बड़ा है। दूसरी बात है तांबा विनिर्माण संयंत्र है, यहाँ पे तांबा बनाया जाएगा, राइट। बस, और क्या है? और सब कहानी है, सब कहानी है। क्या कहते हैं? प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, कहानी है, ठीक है। फिर है नेपिनो ऑटो में IFC के निवेश को CCI की मंजूरी। फिर CCI आ गया, CCI भी हम लोगों ने देखा था कि CCI जरा देख लेना, मैंने आपसे कहा था, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। देखिए बार बार रिपीटेटिव मोड में है, ऐसी चीज़ें देखिए। क्वेश्चन बनता कैसे है, कुछ लोगों को दे दिया जाता होगा, जब मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, अंदर के लोग जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं। तो उसमें जो लोग रखते हैं, या फिर वो कभी कभी बहुत फालतू तरीके की चीज़ें भी रख देते हैं, कभी कभी कोई ठीक ठाक चीज़ें होती हैं, जैसे जो चीज़ चर्चा में रहती है उसको देख लिया जाता है। जैसे भारत में चुनाव हुआ, बहुत सारी पॉलिटी के हो सकता है इस बार के क्वेश्चन बढ़ जाए। UPSC ने 2024 में शानदार काम किया, 2024 प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन पूछ लिए सीधे, मतलब मज़ा ही आ गया देख के, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC द्वारा नेपिनो ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अनिवार्य प्रवर्तनीय डिवेंचर्स अलग होते हैं, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कभी बहुत अजीब व गरीब है। डिवेंचर्स कौन होते हैं मैं बताऊंगा कभी, अभी बताने की आवश्यकता है नहीं। वो खरीदने की मंजूरी देती है, बस, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ये पढ़िए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये पढ़िए, जरूरी है प्रेजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझे। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक समूह का सदस्य निकाय है। एक बात, इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में आपको मिलता है। यह विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के निवेश में वित्त पोषण सतत विकास में सहायता करता है। सार संक्षेप में आ जाइए, राइट। ओके, अब हम लोग कंप्लीट करेंगे सार संक्षेप। 1 मिनट का रेस्ट ले लूँ क्या? मतलब चल जाएगा? अगर चल जाए तो ठीक है, वैसे मेरी समझ से 1-1.5 घंटा तो बीत रहा होगा। सार संक्षेप में चलो आते हैं, बाकी रेस्ट लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी। चलो, या फिर देखता हूँ अभी। चलो यार, पढ़ ही लो अब सीधे, सार संक्षेप पहले कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ में ये बुक जो है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है सार संक्षेप में नियुक्तियाँ। नियुक्तियों में हम लोग देखते हैं, ऐसे शुरुआत करेंगे, और इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं उनको बेसिक तरीके से कवर करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है अपना एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। 26वें, याद रख लेना ये टर्म, 26वें नौसेना अध्यक्ष बने, राइट। और इसमें कुछ गणित लगाने की ज़रूरत है नहीं, हालांकि ऐसी चीज़ें अन्य एग्जाम में आती हैं, कम से कम आयोग के एग्जाम में बेसिक तौर से कम आती हैं, राइट। कभी आ जाए तो आ जाए, अन्यथा ऐसा कुछ है नहीं कि उन्हें आना ही पड़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ है, ये उप प्रमुख थे पहले, इस समय ये प्रमुख बना दिए गए। इसमें इतनी बेसिक चीज़ें लिखी हैं और इसमें कुछ बहुत खास है नहीं, ठीक है। चलो दूसरा है नलिनी प्रभात NSG के महानिदेशक, ठीक है। NSG के महानिदेशक यानी जो आतंकवाद विरोधी बल है, उस राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। किसको? नलिनी प्रभात को। ये IPS अधिकारी हैं, राइट। किस कैडर के हैं? 1992 के हैं। लगभग जो इस समय चल रहा है वो 92, 93, 91 ऐसे चल रहा है, 88, 89, राइट, ऐसे बनना, ठीक है। इससे पहले वर्तमान में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF जो है उसके अतिरिक्त महानिदेशक के पद पे हैं। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। NSG को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी, राइट। तीसरा आता है नरसिंह यादव WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए। भूल से मत लगा देना, WFI के अध्यक्ष बन गए। WFI के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन? नरसिंह यादव। अब नरसिंह यादव हैं कौन? तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता हैं,
नरसिंह पंचम यादव को भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राइट, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष समय कौन है, सर्च करके यहाँ पे लिखिए। राइट, दूसरी चीज ये अर्जुन पुरस्कार विजेता 2010 में, एशियाई चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह ने 2012 लंदन ओलंपिक्स खेलों में भाग लिया। 74 किलोग्राम वर्ग में शुरुआती मुकाबला हार गया। चलो, बस मुख्यालय दिल्ली है ये, बाकी ऐसी चीज़ है नहीं जिसको आपको बहुत रटना है। ठीक है, चलो तीसरा टॉपिक पे आता हूँ। जगजीत पवाड़िया INCB में पुनर्निर्वाचित। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों है INCB? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। INCB है क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक, इससे पहले भारत के उम्मीदवार ये हैं जगजीत पवाड़िया। ठीक है, कब से कब तक के लिए? 25 से लेकर 30 तक के लिए फिर से चुना गया है। ठीक, एक बात। दूसरी बात देखिए, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, जो इकोसॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें INCB संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण अभिसमयों को कार्यान्वित करने के लिए एक स्वतंत्र एवं अर्ध न्यायिक निगरानी प्रणाली है। ठीक है, चलो, और उसमें कुछ नहीं है। इसकी स्थापना सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 के तहत इतने में की गई थी। बेसिक तौर से यही याद रखेंगे आप। ठीक है, यही याद रखेंगे। राइट, चलो अगला आ गया। PIB की प्रधान महानिदेशक बनी है, कौन बनी है? शेफाली शरण PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक बनी है। एक बात। दूसरी बात है, उसी को हिंदी में लिख दिया गया, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक का पद लिया 1 अप्रैल 2024 से शेफाली बी शरण। देखिए, कहीं पे अगर कोई महिला आ जाए उसको रट लेना है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इंडिया का कोई होता है उसको रट लेना है, या भारत के जो प्रमुख हैं उनको रट लेना है। प्रमुख का मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनको रट लेना। ठीक है, इनके बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। मनीष देसाई की सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यह पद संभाला। बाकी सब ये सारी इनकी चीज़ें लिखी गई हैं। और सॉरी शेफाली शरण, लास्ट में देखिए एक पॉइंट है, शेफाली शरण PIB का नेतृत्व करने वाली 5वीं महिला अधिकारी हैं। अगर पहली होती तो अति इंपॉर्टेंट ये हो जाता। ठीक है, यही वाला। आगे बढ़ जाओ। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बने। देखिए, वित्त आयोग की रिकमेंडेशन होती है किस लिए? पहली बात तो वित्त आयोग है क्या? देखिए, आर्टिकल जब 280 के अंदर आप पहुंचते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के अंदर, तो आपको वहां पे लिखा हुआ भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष होने पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। ठीक, अब एक बात, वित्त आयोग का गठन हो गया, वित्त आयोग करेगा क्या? तो वित्त आयोग वित्त के मसले पर राज्य और केंद्र के बीच में अपनी अनुशंसाएं देगा। ठीक है, जिसमें पंचायती राज भी शामिल होगा। उनकी जो वित्त राज्य आयोग होता है उसकी रिकमेंडेशन क्या है, उन पे भी अपनी अनुशंसाएं देगा। मतलब कुल मिलाकर वित्त का जो मसला है, जो फाइनेंस का मसला है, उसको एड्रेस करता है। राइट, इसकी रिकमेंडेशन किसको देता है? रिकमेंडेशन देता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। वो चाहे तो इसको डिनाई कर सकता है। राइट, ठीक है कौन सा? 16वां है। ठीक, एक चीज़ और है, 16वां वित्त आयोग जो है वो कब गठित किया गया? तो अभी हाल ही में, पिछले वर्ष दिसंबर की बात है, तब गठित कर दिया गया था। जनवरी में कुछ निकल के सामने आई थी। क्या आई थी उसमें? जैसे कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष इस बार अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, जो कि पहले नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे थे। याद रख लेना। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, वो हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, बस इतनी चीज़ें याद रखिए। इसके कुछ सदस्य होते हैं, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ अंशकालिक सदस्य होते हैं। राइट, बेसिकली 4 अंश, उन सब चीज़ों पे नहीं जाते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में, वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कोई भी बैठ के। बेसिकली 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं और कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो ये 16वां वित्त आयोग है। इसकी रिकमेंडेशन जो होंगी वो 2025 से लेके 2030 तक के लिए होंगी। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों की अवधि के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, याद रख लेना, राष्ट्रपति को सौंपेगा। और ये जो 5 वर्ष होते हैं ये अप्रैल से चालू होगा और मार्च में खत्म होगा। ठीक है, राइट, आगे बढ़ जाओ। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को, मतलब अरविंद पनगड़िया की बात हो रही है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नामित किया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नामित किया गया है, नामित किया गया। इनका चुनाव नहीं हुआ है। ठीक, इनका निर्वाचन नहीं हुआ है। किसी समय अगर ऐसी चीज़ें लिख के आपको दे देगा तो आप फंस जाएंगे। राइट, इसलिए नामित किया गया। देखिए नामित है, बस। अन्य आयोग के जो अन्य सदस्य हैं उसमें है अजय नारायण झा,
एनी जॉर्ज मैथ्यू और निरंजन राजाध्यक्ष सौम्या क्रांति घोष, 4 नाम है। तो इसमें आप देखिए महिला कौन है, सौम्या क्रांति घोष हैं। एनी जॉर्ज मैथ्यू, क्या ये महिला हैं क्या पुरुष हैं, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, ठीक है। निरंजन राजाध्यक्ष लग रहा है मेल हैं। और ये कारण है, देखो इसको जानने का कारण है, कहीं पे महिला अगर नियुक्ति हो रही है उसको पढ़ना अनिवार्य है, अनिवार्य, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अगला बात है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था दिसंबर में, देखिए दिसंबर में, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के 280 अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था, राइट। 281 में ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी में लिखी हैं। अगला पॉइंट आ जा रहा है, JS सिदाना EME के 33वें महानिदेशक बनाए गए, ठीक है। लेफ्टिनेंट है जनरल JS सिदाना, 1 अप्रैल 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 33वें महानिदेशक बने गए हैं। बस केवल इतनी चीज़ें पढ़नी है, बाकी बहुत ज़्यादा गणित लगाने की आवश्यकता है नहीं, राइट। आगे बढ़ जाइए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसमें देखो बुक बड़ी है इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको पढ़ने की अपनी टेक्निक है, राइट। टेक्निक अगर आप समझ लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, इसीलिए मैं पूरी बुक कवर करता हूँ। जहाँ पे ज़्यादा बताने की आवश्यकता है वहाँ मैं ज़्यादा भी बताता हूँ, और जहाँ पे कट डाउन करने की जरूरत है वहाँ पे कट डाउन भी कर देता हूँ, राइट। इसलिए आगे वाले पॉइंट पे आइए। अर्नब बनर्जी ATMA के नए अध्यक्ष बनाए गए। बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सब जब प्राइवेट चीज़ें हैं, कोई गवर्नमेंट से जुड़ी चीज़ें नहीं है, और प्राइवेट में भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। सीएट लिमिटेड के CMD थे, मतलब MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। CMD होता है CEO कम मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्नब बनर्जी को ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनाए गए। आप टायर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इसका आयोग से क्या मतलब, या आप अगर SDM बन गए तो उससे क्या मतलब, अगर आप IAS बन गए तो उससे क्या मतलब, ठीक है। अगर आप ARTO बन जाते हैं, ठीक, RTO बन जाते हैं, तो फिर हो सकता है कहीं पे कोई मतलब निकल के आए, अदरवाइज़ तो मुझे समझ में नहीं आता है, बस और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। सीएट टायर, MRF टायर, क्या करना है ना। आगे बढ़िए। सुरभि गोयल को म्यूनिक री इंडिया की पहली महिला CEO, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्यों अभी मैं बताऊँगा। पहली महिला CEO हैं, ठीक, किसकी हैं, म्यूनिक री इंडिया की, ठीक है। कौन, सुरभि गोयल। अब चलो आ जाता हूँ। पुनर्बीमा प्राथमिक बीमा संबंधी जोखिम समाधान की वैश्विक प्रदाता म्यूनिक रहे, मतलब कुल मिला के म्यूनिक रहे किसके लिए काम करती है, तो टोटल इंश्योरेंस के लिए जो भी काम करेगी इंश्योरेंस के लिए काम करेगी, ठीक है। उसकी एक इंडिया ब्रांच है, उसकी पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई है, जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, राइट। उनको बनाया गया सुरभि गोयल को, ठीक है। चलो बस ये फिर रही कहानी, ये कहानी, ठीक है। आगे बढ़ जाइए। महेंद्र सिंह धोनी को फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है एक सिट्रोएन यहाँ पे लिखा है, वैसे सिट्रन इसको बोलते हैं, के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी, अभी बहुत सी आपने देखी होगी, एक ऐसे करके साइन बना होता है, कार कुछ मार्केट में अब चल रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रही है बट थोड़ी बेसिक इसका जैसे मॉडल है C3, बड़ा सस्ता आता है ये, बड़ा सस्ता क्या मतलब एक तरीके से देखिए मेरे मुंह से निकल गया बड़ा सस्ता, हालांकि गलत निकल गया, क्यों, उसका एक रीज़न है। इंडिया के अंदर जब आप देखेंगे, जब आप कोई कार खरीदते हैं ना, कार अभी भी एक लग्जरी के अंडर रखी जाती है, जिस पे आपको टैक्स देना होता है 28%, राइट। सीधा टैक्स है ये 28%। इसके बाद बहुत सारे टैक्स ऊपर लग जाते हैं। अगर आपकी गाड़ी 4 मीटर से बड़ी है, सब 4 मीटर से बड़ी है, तो और टैक्स लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैक्स लग के 60% से ज़्यादा गाड़ी इंडियन गवर्नमेंट का टैक्स के रूप में ही जाती है, बाकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग आती है, कॉस्ट आती है, कंपनी को बहुत कम पैसा बचता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा मतलब लग्जरी है। जैसे कि आप AC, आज के दिन अगर AC खरीदते हैं, AC पे 28% का क्या है, GST है, राइट। दूसरी चीज़, अगर आप इन्वर्टर अगर कुछ खरीदते तो 18% का है, या आप मान लीजिए स्टेबलाइजर खरीदते हैं तो 18% का है। रीज़न ये है कि जो लग्जरी मानी गई, AC को भी लग्जरी माना जाता है, राइट। अभी कार को लग्जरी माना जाता है आम, हालांकि अगर यूरोपियन या वैसी सक्षम कंट्रीज़ में आप पहुंचेंगे तो यहाँ कोई लग्जरी नहीं है, ये आम बेसिक नीड है, समझे। लेकिन इंडिया के अंदर अब भी ये लग्जरी के अंडर ही आती है, राइट। तो बस इतनी सी इसमें बात थी। आगे बढ़ जाते हैं। अनुराग कुमार CBI के संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। CBI के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जाके आप पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, कौन सी बॉडी है, किस एक्ट के थ्रू आई, ठीक है। ये सारी कुछ बेसिक चीज़ें इनको जानने की ज़रूरत है, देख लेना, ठीक है। बाकी और ये सब कहानी है कि असम मेघालय कैडर के 2004 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। अधिकारी, ये देखो मिसप्रिंट थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, अधिकारी हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। राकेश मोहन वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो देखिए, राकेश मोहन हैं कौन, तो विश्व बैंक समूह ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्यूटी गवर्नर राकेश मोहन को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त किया है। याद कर लेना, 2 पॉइंट हैं। देखिए, पहला पॉइंट है RBI के पहले मतलब
इससे पहले डिप्यूटी गवर्नर रहे, मतलब पूर्व डिप्यूटी गवर्नर। पहले डिप्यूटी गवर्नर का मतलब ये नहीं है कि जब आरबीआई बना, समझे, जब उसका नेशनलाइजेशन हुआ, राइट, उस टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब ये बने तो उससे पहले थे, राइट, मतलब पहले थे, पहले अब पूर्व हो गए हैं, राइट, अभी नहीं है, ठीक। उसके पहले मतलब फिर पहले निकल रहा है यार, अजीब ही बात है। पूर्व डिप्यूटी गवर्नर हैं राकेश मोहन, उनको आर्थिक सलाहकार पैनल में नियुक्त कर दिया गया। एक बात बार बार एक ही बात निकल के सामने आ रही है। मेन अगर पॉइंट देखेंगे तो आप ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। फिर राकेश मोहन वर्तमान में नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एमेरिटस पता नहीं है क्या होता है, सीरियसली मुझे नहीं पता एमेरिटस क्या होता है। एमेरिटस अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो हैं, ठीक। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य हैं। फिर ये सब चीज़ों को लिखेंगे, आगे बढ़ाइए। चलो अब मैं आ जाता हूँ इस वाले पॉइंट पे, वेरी इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हिंदी में लिखी है जिसमें जल्दी समझ में आए, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। क्यों है देखिए, पीटर हिक्स, ये एक इनको नोबेल मिला हुआ था, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। निधन हुआ है 8 तारीख को। नोबेल पुरस्कार विजेता है, 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ठीक। इनको बेसिकली जाना जाता है हिग्स बोसान पार्टिकल या गॉड पार्टिकल, जो आप पढ़ते रहते हैं कई बार, की खोज के लिए ये प्रसिद्ध है। 1964 में हिग्स बोसान की भविष्यवाणी इन्होंने कर दी थी। हैं कहाँ के, तो याद रख लेना, ब्रिटेन के न्यू कैसल ओपन टाइम में इनका जन्म हुआ था, ठीक। अब आओ, हिग्स बोसान होता क्या है? हिग्स बोसान इलेक्ट्रॉन, क्वार्ट्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक जैसा एक प्राथमिक कण है, ठीक। हिग्स बोसान हिग्स क्षेत्र का मूलभूत बलवाहक कण है, जो मूलभूत, देखिए अगर आप फिजिक्स से आपको मतलब नहीं है तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत केवल ये है पीटर हिग्स कौन थे। हिग्स बोसान वहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा मिलेगा, गॉड पार्टिकल लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि हिग्स बोसान से आप क्या करेंगे, रिलेट कर जाएंगे, इसलिए वो गॉड पार्टिकल लिखेगा, ठीक है। इनको नोबेल मिला था, ये बात इससे पूछी जा सकती है, राइट, ठीक है। और क्या, 2013 में इनको नोबेल मिला था, ठीक है, फिजिक्स में, भौतिकी में, ठीक है। अगला हमारा है सुब्रमण्यम धारेश्वर। सुब्रमण्यम धारेश्वर कौन है, तो प्रसिद्ध यक्षगान कलाकार सुब्रमण्यम धारेश्वर हैं। अब यक्षगान कला क्या होती है, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात है 67 वर्ष की अवस्था में ये बेंगलुरु में उनका निधन हो गया। मखलवी आवाज़ के लिए इनको जाना जाता, भगवत श्रेष्ठ के नाम से इनको जाना जाता था। फिर दुनिया की कहानी है, पूरी कहानी है, इसको आप चाहिए पढ़िए, चाहिए तो ना पढ़िए, ठीक है। उन्हें यक्षगान कलाकार कलिंग नवादा की जो मृत्यु हो गई, तो उसके बाद बागड़ू थितू चुचू टूटू पता नहीं क्या क्या लिखा है। कई बार इतनी खतरनाक चीज़ें लिख के दे देते हैं, ये समझ में नहीं आता कि क्या करूं। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा, कर्नाटक की अनूठी कला नृत्य कला यक्षगान के लिए धारेश्वर ने अपने जीवन के 46 ईयर्स दिए, ठीक। तो हो सकता है अगर कुछ भी ना पूछे तो ये आपसे पूछ ले यक्षगान कला, आर्ट एंड कल्चर के जो दो तीन सवाल आते रहते हैं, उसमें हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए, राइट। चलो आगे बढ़ो। हाँ चलो, सुधीर कक्कड़ कौन है, तो भारतीय मनोविज्ञान के जनक, इंपॉर्टेंट है, भारतीय मनोविज्ञान के जनक। इनकी 85 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई और जन्म हुआ था 1938 में नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, ठीक है। ये अलग अलग, ये बहुत मल्टी डायमेंशनल वाले, मतलब मल्टी टैलेंटेड इंसान थे, जो एक टेबल टेनिस के खिलाड़ी भी थे, एक शानदार लेखक भी थे। इसके बाद इन्होंने एक जो बुक लिखी, द सीकर लिखी है, ए बुक ऑफ मेमोरी, राइट, उल्लेखनीय इनकी रचनाएं हैं, समझे। मनोविज्ञान की बात कर रहा है। दूसरी बात यहाँ पे चलो एक और निकल के आती है, पुरस्कार और सम्मान। तो पुरस्कार सम्मान में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर ज़्यादा बल लगाएंगे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको उड़ा के फेंक देंगे, राइट। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। आचार्य लोकेश मुनि को गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार, देखिए गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार, पहली बात है ये यूएसए के अंडर हो रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। आचार्य लोकेश मुनि हैं क्यों, तो जैन धर्म से संबंधित है, एक बात, ठीक। भारत के जैन आचार्य हैं लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलेंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक बात। दूसरी बात है इनको मानवता और भलाई में उनके योगदान के लिए दिया गया। इन्होंने आचार्य जैन मुनि ने, मतलब आचार्य लोकेश मुनि ने भारत में अहिंसा विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक हैं। हो सकता है ये जब गलत उल्टा पुल्टा करेगा तो हो सकता है ये सब दे देगा, राइट, नहीं तो नहीं देगा, ठीक। 2003 में पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये सब चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, समझे। चेंज अमेरिकी सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, ठीक। कौन सी है, अमेरिकी कॉप्स द्वारा, इसके द्वारा किया जाता है। फिर इन्होंने कुछ बेसिक पॉइंट लिख दिए, जैसे कि ऋषभ देव या आदिनाथ को जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, वे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। चलो फिर आगे बढ़ो, बाकी सब नहीं तो लंबा हो जाएगा, वैसे भी बहुत लंबा होगा। भारतीय नौसेना वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार,
सेवा पुरस्कार ये सारे जो दिए गए हैं तो एडमिरल आर हरि कुमार के द्वारा दिए गए थे। किसके बेसिस पे दिए गए थे? तो भारत की राष्ट्रपति की बेसिस पे दिए गए थे, मतलब भारत की राष्ट्रपति इसको देती है। ठीक, नौसेना कर्मियों को वीरता एवं विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिया गया, एक बात। दूसरी बात इसमें ये है टोटल कितने इसमें लोग थे, तो टोटल 35 नौसेना कर्मियों को ये विभिन्न विभिन्न अलग अलग पुरस्कार बांटे गए। ठीक है, दूसरी बात ये है, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उनकी कर्मियों की बहादुरी, नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियाँ। मतलब पेशेवर उपलब्धियाँ का मतलब कोई और पेशा नहीं कर रहे, पेशेवर उपलब्धियों का मतलब है जो उन्हें काम दिया गया है उसको बखूबी कर रहे हैं, राइट। ऐसे घबराना नहीं है आपको, ठीक है। तो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया जिसमें कमांडर मनीष सिंह कार्की, कमांडर कौस्तभ बनर्जी, लेफ्टिनेंट कमांडर पन्नीर सेल्वम विष्णु प्रसन्ना, लेफ्टिनेंट कमांडर भास्कर को नौसेना पदक वीरता से सम्मानित किया गया। ये थोड़े से नाम हैं, इनको ज़रा देख लेना, समझे, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ऐसे ही गंदा सा निकल के आया था अंदर से और कई लोगों ने उसको छोड़ दिया था। ठीक, आगे बढ़ जाओ, इसको देख लेना, जरूर देख लेना, इन सारे नामों को हाईलाइट कर लेना। आगे बढ़ जाओ। सर्वश्रेष्ठ हरित प्रणाली के लिए CNS ट्रॉफी 2023, CNS ट्रॉफी फॉर द बेस्ट ग्रीन प्रैक्टिस 2023 क्रमशः औद्योगिक और गैर औद्योगिक इकाइयों में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई INS वज्रा को प्रदान किए गए। बस नंबर 1, नंबर 2 और ये 4 लोग। ठीक है, तो टोटल 35 याद रख लेना किसने दिए, ये भी देख लेना। तीसरी चीज़ किस पे बैठ के दिए गए, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज़ मैंने शायद मिस कर दी है, INS हंस गोवा में आयोजित, ऐसे समझे। जब कोई चीज़ पढ़ो तो जिसमें इंपॉर्टेंट जितनी चीज़ है उतनी सब पढ़ लो। ठीक है, बात यह है चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 की टीम को जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार, जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार। ठीक, इसरो की चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसको अमेरिका में स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, ये नाम पढ़ लीजिए, बड़ा कठिन है। ठीक, जूनियर पुरस्कार। ठीक, एक बार देख लो, जब कभी भी आ जाएगा तो आप लगा तो देंगे, मुझे ये पता है। ठीक है, चलो, उसके लिए सम्मानित किया गया। बाकी क्या है, कहानी है। यह अमेरिका आधारित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है, एक बात बस। इसरो 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चलो आगे बढ़ो। मोहम्मद सलेम को 2024 की वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी इंपॉर्टेंट है। किसको दिया गया 2024 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ठीक है, दिया गया किसको, मोहम्मद सलेम को, ठीक है, 2024 के लिए। एक बात, दूसरी चीज़ है, ये किसके पत्रकार हैं, तो समाचार एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी राइटर्स के फोटोग्राफर हैं, मतलब फोटो जर्नलिस्ट जिसको बोलते हैं, फोटोग्राफर तो नहीं मैं बोलूँगा इसको, उनको बोलूँगा फोटो जर्नलिस्ट, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड का थोड़ा सा दिक्कत है, राइट। मोहम्मद सलेम को 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ईयर अवार्ड दे दिया गया। यह पुरस्कार एम्स्टर्डम स्थित वर्ल्ड प्रेस फोटो फाउंडेशन द्वारा दिया गया। अब इस फोटो में कहानी ये थी, जो गाज़ा पट्टी में एक बच्ची मर गई जो 5 साल की थी, अभी बहुत ही फोटो वायरल भी हुई थी। 5 साल की बच्ची थी, उसकी मतलब जो अपनी भतीजी को हाथ में लिए थी एक फिलिस्तीनी महिला, उसकी छवि लिए हुई थी, उसकी ये थी फोटो, ठीक है। ये कहानी है गाज़ा पट्टी में जिसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और फिर उसको अलग अलग अस्पताल ये सब चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लो कोई बात नहीं है। बहुत सारे इसमें 3851 फोटोग्राफर के इतनी फ़ोटो आई थी, समझे, ये सब बात है। फिर अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो, जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को मिला है लता दीनानाथ अंबेडकर पुरस्कार। लता मंगेशकर के पिताजी हैं दीनानाथ अंबेडकर। लता मंगेशकर के घर वाले और फाउंडेशन ने मिलकर ये पुरस्कार चलाया 2022 से, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, राइट। पहला पुरस्कार 2022 में जो मिला वो प्रधानमंत्री मोदी को लिखा, मैं कहीं और से नहीं बताता, ये सब यहीं इसी बुक में लिखा हुआ है, यहीं पे आगे पलटूंगा तो वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन 2024 के लिए ये पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया, ठीक। किसमें, थिएटर संगीत के इनके जो पिता थे तो थिएटर संगीत के दिग्गज थे, दीनानाथ मंगेशकर के स्मृति दिवस पर, समझे। चलो आगे बढ़ो। फिर क्या है, इसके अतिरिक्त अभिनेता हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं, रणदीप हुड्डा, सब कुछ हैं ये, समझे। उसके लिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे कुछ लिस्ट एक दी गई है, इसमें आप देखिए कौन कौन से हैं। जैसे संगीत के लिए दिया गया है AR रहमान को, सिनेमा और ड्रामा के लिए दिया गया मराठी अभिनेता अशोक सराफ को, सिनेमा के लिए दिया गया पद्मनी कोल्हापुरी, पूरे लिखा है, आई थिंक पूरे है या पूरी है, आई डोंट नो। भारतीय संगीत के लिए गया है गायक रूप कुमार राठौड़, बहुत बड़े शानदार ये गायक थे, इनके कुछ गाने हैं, बड़े आवाज़ क्या शानदार थी इनकी, मुझे भी गाना याद नहीं आ रहा। मराठी थिएटर के लिए दिया गया है अभिनेता अतुल परचुरे, ठीक है। साहित्य के लिए मंजरी फड़के को दिया गया, राइट।
तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बेसिक आप याद कर लेना, जैसे संगीत के लिए आप देख ही लेना कम से कम, ठीक है, सिनेमा के लिए आप देख ही लेना, ठीक है, भारतीय संगीत के लिए दे लेना, मराठी थिएटर के लिए मराठी थिएटर आप क्या करेंगे जान के, साहित्य के लिए थोड़ा सा देख लेना, बस ये सारी चीज़ें ऐसे ही। तो अगले बढ़ जाओ। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में कुछ लिखा हुआ है, जब इनका 2022 में लता मंगेशकर का निधन हो गया। उनकी स्मृति में परिवार और ट्रस्ट चलाता है, ठीक है। ये हर साल उस व्यक्ति को दिया जाता है जो देश, समाज और लोगों के लिए योगदान दिया हो। पहले 2022 में ये पुरस्कार दिया गया था मोदी जी को, 2023 में ये पुरस्कार दिया गया आशा भोसले जी को। आशा भोसले जी उन्हीं की बहन है, राइट। अब है रतन टाटा को प्रतिष्ठित किस मानवता पुरस्कार, ठीक है, किस मानवता पुरस्कार, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए। उद्योगपति हैं रतन टाटा, टाटा समूह के मानद चेयरमैन हैं और उनको प्रतिष्ठित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़, राइट, ने मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। देखिए इतनी ही चीज़ आप जानिए, राइट, और सब ज़्यादा चीज़ें मत जानिए, ठीक है, मत जानिए, क्योंकि जितनी चीज़ें आप जानेंगे ये सब उतनी दिमाग में घबराहट होगी, ठीक है। इसकी घोषणा की गई थी 2021 में, कोविड-19 महामारी के कारण इसे प्राप्त करने में वो असमर्थ थे 2008 में। ये सब बातें इसकी लिखी गई है, सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है, बस बढ़ जाइए। अवंतिका वंदुनाप साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, अवंतिका वंदनापू साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर, राइट। कैलिफोर्निया में इनकी जन्मी है। कैलिफोर्निया कहाँ है देखिए, जब आप ऐसे करके बनाते हैं उसका, तो यहाँ पे आपको कैलिफोर्निया मिलती है सबसे आखिरी में, ठीक है। और कैलिफोर्निया अगर यूएसए को अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो कैलिफोर्निया सबसे ज़्यादा पैसा बना के देने वाला यूएसए को एक स्टेट है, राइट, एक स्टेट है। और दूसरी बात, दुनिया भर के जितने भी कार्यालय हैं आपको, मतलब वर्ल्ड वाइड जितनी कंपनियां हैं MNC, उनके कार्यालय आपको देखने को कैलिफोर्निया में ही मिलते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ जाओ। तो भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री हैं अवंतिका वंदनापू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन एसोसिएशन द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया। बाकी गणित मत लगाइए, प्लीज़ मत लगाइए, ठीक, कोई फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ जाइए। एवी विगडरसन को 2023 में ACM ट्यूरिंग अवार्ड, देखो ट्यूरिंग अवार्ड, बेसिकली कई बार इसको ट्यूरिंग अवार्ड भी बोला जाता है, राइट। तो एवी विगडरसन, राइट, एवी विगडरसन को 2024 मत कर देना, ACM ट्यूरिंग अवार्ड दिया किस लिए जाता है, तो प्रसिद्ध गणितज्ञ इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज के प्रोफेसर हैं एवी विगडरसन को 2023 में। ये नाम लिखा हुआ है, बड़ा डिफिकल्ट थोड़ा लग रहा है। जैसे 2023 ACM ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये कंप्यूटिंग का नोबल पुरस्कार है, ऐसे कंप्यूटिंग नोबल, ठीक है, कंप्यूटिंग नोबल है बस। और उसमें क्या गणित लगाएंगे, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इनको एक बार देख लीजिए, ठीक। गूगल अवार्ड में गूगल INC द्वारा प्राप्त की गई वित्तीय सहायता $1 मिलियन से का यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार का नाम जिस गणितज्ञ थे LM ट्यूरिंग, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, ये पता नहीं कहाँ से गलत हो रहा है। ट्यूरिंग साहब एक गणितज्ञ हुआ करते थे, ठीक है, के नाम पर रखा गया। उन्होंने कंप्यूटिंग में गणितीय नींव को, एक तो कई बार हिंदी जो होती है इतनी डिफिकल्ट हो जाती है, गणितीय, ठीक है, मैथमेटिकल नींव को स्पष्ट किया था। चलो आगे बढ़ो। अगला वाला जो है वो अति इम्पोर्टेंट है, इस पर अति लिखेंगे, अति इम्पोर्टेंट, ठीक है। आनंद टेक्नोलॉजीज के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं पावलुरी सुब्बा राव को दिया गया है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा आर्यभट्ट पुरस्कार। देखिए जब आप पिछले पेपर उठा के देखेंगे UPPCS प्रीलिम्स के या मेंस के या कहीं पे भी, जब वो ऑब्जेक्टिव हुआ करते थे, बहुत साल पहले की घटना है, बहुत साल पहले की बात है। जब आप पेपर उठा के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जरूर पूछा जाता था कि आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था। तो बच्चे कंफ्यूज करने के लिए, क्यों, क्योंकि आर्यभट्ट एक मैथमेटिशियन थे, राइट, ठीक। मैथमेटिशियन तो आप जैसे जानते हैं जीरो के लिए या और सब चीज़ के लिए, लेकिन ये खगोलविद भी थे। खगोलविद बोलेंगे क्या सही होगा, खगोलविद पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता, ठीक है। मतलब एरोनॉटिक्स जैसी चीज़ों में भी इनकी रुचि थी, इसलिए ये पुरस्कार मैथ्स के लिए नहीं दिया जाता है किसके लिए, तो अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। यह पुरस्कार दिया जाता है, मतलब खगोलविद पता नहीं क्या ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसा कुछ लिखा होगा तो मैं पढ़ लूँगा, नहीं लिखा होगा, हाँ खगोल शास्त्री ऐसा कुछ, खगोल करके कुछ है, कुछ खा गोल जब हो जाती तो खगोल हो जाता है, राइट। तो उसके लिए ये योगदान दिया गया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसे लिखी गई हैं, ठीक। कौन देता है, यहाँ पे देखिए लिखा है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। पुरस्कार है आर्यभट्ट पुरस्कार,
ठीक। प्रतिष्ठित फेलो उपाधि से भी प्रदान की गई है, ये भी सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें इसकी लिखी हैं। अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड की स्थापना इन्होंने 1992 में की गई थी, ठीक है। जब इसरो में बताता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ एंट्रिक्स ज़रूर देख लेना, ठीक है। एक NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जरूर देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, ये देखते हुए चलिए। आगे की कहानी है। गगनदीप कांग को जॉन डक्स अवार्ड भारतीय माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और वायरोलॉजिस्ट हैं। गगनदीप कांग को टोरंटो कनाडा में गेर्डनर फाउंडेशन द्वारा प्रतिष्ठित जॉन डक्स कनाडा गेर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया गया है। इतने अवार्ड दे देते हैं कि बड़ी समस्या हो जाती है। फिर देखो दुनिया की कहानी लिखी हुई है, समझे। ये गगनदीप कांग है, इनका नाम पहले भी आपने कई बार सुना होगा। इस सम्मान से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, ठीक है। चलो, कहाँ पे सुना था मुझे याद नहीं आ रहा गगनदीप कांग का नाम, समझे। कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट है तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, ठीक है। फिर है मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, ठीक है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज की प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, ठीक है। उनको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार, बस। और कुछ ज़रूरी है क्या? चलो, यह पुरस्कार मार्च 2024 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया था। इनको पट्टिका मिली, शील्ड मिली, प्रशस्ति पत्र मिला, सब कुछ मिल गया, समझे। मुझे कुछ नहीं मिला। चलो, पुरस्कार के चयन के लिए सुकरात सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति थी। ये सब क्या जानोगे, ठीक। अब देखिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अब कहानी ये आई है। चलो आगे बढ़ो। युद्धाभ्यास, यहाँ से क्वेश्चन लगभग बन के आते हैं। चलो, पहला युद्धाभ्यास है सागर कवच। अब कुछ एनर्जी आई मुझे ऐसा कुछ देख के, जब कुछ एनर्जी चली जाती तो मतलब का मतलब है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा युद्धाभ्यास था, सागर कवच। अब कवच किसी चीज़ का अगर बनाओगे तो कवच में बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ ली गई। तो दूसरी चीज़ है तटीय सुरक्षा के लिए। तटीय सुरक्षा के लिए कौन कौन एजेंसी जिम्मेदार हैं, उनको सबको इसमें जोड़ लिया। आयोजित किसने किया था? एक चीज़ याद रखनी है, भारतीय नौसेना ने आयोजित किया। लक्षद्वीप में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच 01/24 आयोजित किया गया। इसमें बहुत सारे इसके पार्टनर्स हैं, जैसे भारतीय नौसेना तो है ही, तटरक्षक बल है, इसके बाद समुद्री पुलिस है, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हुई, समझे। आपातकालीन स्थिति में कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो कैसे प्रभावशीलता का आकलन किया जाए, इसके लिए ये सारा युद्धाभ्यास हुआ है। एरिया जगह याद कर लेना, लक्षद्वीप के आसपास, ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा, ठीक। कब से कब? 1 से 2 अप्रैल, ठीक। 2 दिवसीय था। दूसरी बात है सागर कवच नाम था, ठीक। लीड कर रही थी भारतीय नौसेना। इसके बाद में बहुत सारी और भी थी। दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट, फिर आ जाइए, एक्सपोल क्या है? अभ्यास पूर्वी लहर एक्सपोल, राइट। दूसरी चीज़ है, पहले इसको देख लीजिए। एक्सरसाइज पूर्वी लहर एक्सपोल का संचालन किया गया। कहाँ किया गया? तो पूर्वी समुद्र तट, ठीक। अब पूर्वी समुद्र तट की बात अगर हो रही है, समझे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग चीफ पूर्वी नौसेना कमान। नौसेना की अलग अलग कमान होती हैं, जाके जरा देखना कि कौन कौन सी कमान है, कितनी कमान है भारत के अंदर, ठीक है। तो ये पूर्वी नौसेना कमान है के परिचालन नियंत्रण में ये किया गया, एक बात। दूसरी बात है, इसमें ये मतलब समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की तैयारियों का आकलन करने के लिए प्रक्रिया सत्यापन करना है, मतलब वो काम से ठीक कर पाएंगी जब जरूरत पड़ेगी या नहीं कर पाएंगी, इस विषय में ये सारी चीज़ें थी। उसमें पनडुब्बी शामिल है, विमान शामिल है, विशेष बलों की भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जहाज सब कुछ इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। बस, और कुछ क्या ज़रूरी है? कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ है तो लाइए देखते हैं। फायरिंग का संचालन किया गया, ऐसी ये सब कुछ बातें लिखी हैं। पूर्वी नौसेना कमान की भागीदारी के अलावा अभ्यास में भारतीय वायुसेना, अंडमान निकोबार कमान और तटरक्षक बल की भागीदारी भी देखी गई, जो सेवाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता, मतलब इंटरनल इनका कॉपरेशन कितना है, इस बारे में ये सब चीज़ें हैं। उसमें याद रखना भारतीय वायुसेना भी इसमें शामिल है, राइट। आगे बढ़ जाइए। डस्टलीक, इसमें लिखा डस्टलिक, वैसे हिंदी में अगर कभी लिखा हुआ मिलता तो आपको ऐसे मिलता है दस्तलीक, तो ये दोनों एक ही है, कन्फ्यूज मत कर देना, ठीक है। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है का 5वां संस्करण है। दूसरी बात, एक चीज़ देखिए, इंडिया का ये संयुक्त युद्धाभ्यास किसके साथ हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका उज्बेकिस्तान के साथ में। उज्बेकिस्तान की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स या किसी भी यूपीएससी में भी, कहीं पर भी जो ऐसे एग्जाम होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
ये लोकेशन ऐसी है, बड़ा अच्छी लोकेशन है, इससे इससे सवाल कई बार आए हैं, कई बार आने की संभावना है। तो देखिए, जब अब मैं अगर बना पाऊँ शायद ठीक से, तो देखना ऐसे करके मैं ऐसे मतलब बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये उज्बेकिस्तान आप मान लीजिए, ये उज्बेकिस्तान मान लीजिए, और ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे कजाकिस्तान। ठीक है, मैं सही बना रहा हूँ क्या? यहाँ पे कजाकिस्तान, ऐसे 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 मिलेगा। और यहाँ पे जब आप देखेंगे इस वाले एरिया में, तो यहाँ पे आपको एक सागर देखने को मिलता है। कौन सा सागर है उसको आप ज़रा देख के बताएं। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको नीचे एक मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है? शायद तुर्कमेनिस्तान। ठीक, तुर्कमेनिस्तान, फिर यहाँ पे आपको पाकिस्तान लगा हुआ मिल जाएगा, और इसी से ही उज्बेकिस्तान से ही कनेक्ट करता है, ऐसे ही आके अफ़गानिस्तान। ठीक, अफ़गानिस्तान। मैं ये क्यों ऐसे क्यों याद करने का इसका एक तरीका है। देखिए, उज्बेकिस्तान हो गया, एक मिनट, पेन को क्या हुआ मेरे, उज्बेकिस्तान हो गया। उज्बेकिस्तान से जब आप इधर चलेंगे तो एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था सब बहुत पहले, तापी, राइट। तापी प्रोजेक्ट था जिसमें तुर्कमेनिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, ये पाइपलाइन ऐसे आनी थी। पाकिस्तान का कुछ गतिरोध रहा, अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट अभी तक चल ही नहीं पाया। इसलिए ये लोकेशन याद करने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया से चलो पाकिस्तान पहुँचो, पाकिस्तान से चलो अफगानिस्तान पहुँचो, अफगानिस्तान से चलो तुर्कमेनिस्तान पहुँचो, और तुर्कमेनिस्तान के बाद में आपको सीधा ही लगा हुआ मिल जाता है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के ऊपर आपको लगा हुआ कजाकिस्तान मिल जाता है, राइट। ऐसे सिस्टम सारा चलता रहता है। ओके, तो मैं कहाँ था? इधर था ना, हाँ। तो अभ्यास दस्तली का आयोजन किया गया कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान का जिला है टर्मेज में, और उज्बेकिस्तान के ईस्टर्न पार्ट में लाइट भी चली गई, कोई बात नहीं, काम चल रहा है अपना, राइट। कुछ मैं बताने वाला था ताशकंद के बारे में, फिर वो खैर छोड़ो, अब उसको आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ऐसी सब बातें हैं, और क्या है, और कहाँ आगे बढ़ना है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। सैन्य नींव को मजबूत करने के लिए ये सारी सब चीज़ें की गई हैं। पिछले वर्ष जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था याद है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। आगे बढ़ जाते हैं, अब जल्दी थोड़ा खत्म करते हैं। चर्चित स्थल बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो क्यों है? क्योंकि बुर्किना फासो ने BBC और वॉइस ऑफ अमेरिका के दोनों का निलंबन कर दिया। क्यों? क्योंकि बुर्किना फासो में सामूहिक हत्याओं को ये रिपोर्ट कर रहे थे, इसलिए बुर्किना फासो ने इन्हीं को ही रिपोर्ट कर दिया, BBC और वॉइस ऑफ इंडिया को। बुर्किना फासो की जो लोकेशन है वो ज़रा देख लेना जाके। ये एक भू आबद्ध मतलब लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट। अफ्रीका के, वेस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमाएं रखने की ज़रूरत नहीं है, समझे। बस ये सब चीज़ें कुछ देख लो। आगे है पुलिकट लेक। पुलिकट झील इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य के एक बड़े क्षेत्र को गैर अनुसूचित करने की योजना बना रही है तमिलनाडु सरकार, ठीक है। अधिसूचित करने की योजना है, ठीक। पुलिकट झील इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ देखते हैं? तो देखते हैं आप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है, आपको देखने को मिलती है, राइट। तो पता तो है आपको, पुलिकट की वो कहानी भी याद होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में पुलिकट की कहानी मिलती है ना। चलो आगे आ जाऊँ। दूसरी है, हाँ, ये उड़ीसा में जो चिल्का झील है, उसके बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। लैगून झील क्या होती है देखिए जाके। खारे पानी की झील सबसे बड़ी चिल्का झील है, दूसरी सबसे बड़ी झील है ये, ठीक है। फिर आगे अरल सागर देखिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पे है जहाँ अभी मैं उज्बेकिस्तान बता रहा हूँ। तो उज्बेकिस्तान की जो नॉर्दर्न बाउंड्री है, और यहाँ पे कजाकिस्तान आपको मिल जाता है, यहाँ उज्बेकिस्तान, तो ये दोनों के बीच में अरल सागर आपको मिलता है। तो ये बना लो, एक याद रहता है, ठीक। तो अरल सागर के सूखने के कारण हुआ ये है कि जो उसकी जो धूल थी, उसमें मध्य एशिया में धूल भरी आंधी खूब चल रही है, राइट। तो है क्या? अरल सागर मध्य एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। कैस्पियन सागर क्या है बताइए? एक झील है कि क्या है, ठीक। आगे बढ़ जाओ। फिर कुछ लेखक हैं और उनकी किताबें लिखी हुई हैं, जैसे कि रश्मि मित्तल सीमा सिंह, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मैं केवल राइटर देख के बोल रहा हूँ। सलमान रुश्दी, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है। ये अभी साहब चर्चा में रहे थे, सैम पित्रोदा, इसलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कौन? ये पूर्व गवर्नर हैं डी सुब्बा राव, दुव्वरी सुब्बा राव जिनको बोलते हैं, इनकी ये बुक है, ठीक है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, बाकी हो सकता है कुछ और भी आ जाए, समझे, तो उसको मैं बाद में देख लूँगा। बहरहाल ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ सब ले लो एक बार, ठीक है। दूसरी बात है, कुछ सूची इसमें देखिए लिखी गई है। अब मैं सूची में कोशिश कर रहा हूँ कौन सी इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल सिविल सेवा दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल इंपॉर्टेंट है, मलेरिया दिवस, समझे। दूसरी चीज़ें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है 26 अप्रैल, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर देखता हूँ मैं और क्या क्या है। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट है, और हीमोफीलिया दिवस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, धरोहर इंपॉर्टेंट है, समझे। अब हो सकता है इसमें कला वाला ये भी थोड़ा सा हो सकता है, समझे। गंदा अगर करने की कोशिश करेगा तो यहाँ से खेलेगा, अदरवाइज जो मैंने बता दिया वही है। दूसरी चीज़ है, अब ये आ गया खेल अपना देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, समझे। 2 पेज हैं, इसको ज़रा देख लो, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है। फिर आ जाती है 1 लाइनर। अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ आप आयोग का एग्ज़ाम देने वाले हैं, राइट।
पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने वाले। अब पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम देने वाले छात्र भी, बच्चे भी वैसे ही होते हैं, ठीक है। वन लाइनर उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप इतने काबिल हैं कि वन लाइनर तो कम से कम पढ़ सकते हैं, राइट। आप बहुत इतने काबिल नहीं, आप बहुत ज़्यादा काबिल हैं, ठीक है। हनुमान की वही बोलता है, जैसे हनुमान को उसकी वो समझानी होती है, राइट, कि उसकी ताकत कितनी है। ऐसे कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि उनकी ताकत कितनी है। उनकी बहुत ताकत है, समझे। सात सब्जेक्ट करंट अफेयर्स सब मिला के 1-2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे में पेपर दे के चले जाते हैं, राइट। तो ये कोई आसान बात थोड़ी ना। चलो, तो इसके बाद में 7-7, 8-8 पेपर बैठ के लिख रहे हैं, समझे, मेंस में। इसके बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसे बनेंगे आप। तो इसके लिए ये तो सारी चीज़ें हैं, ये तो सारी बहुत बेसिक चीज़ें हैं, उठा के 2-3 बार पढ़ लीजिए। इसलिए मैं ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कराता हूँ, समझे। ये और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो मैंने बताया उसके साथ साथ ये जो वन लाइनर है वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ याद रखना, छोड़ना नहीं, राइट, किसी भी बुक का, समझे। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बने रहने के ये सेवार सिविल सर्विसेज के साथ में। एक बात और है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ मैं और पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट के थ्रू बताएंगे, फिर मैं आगे शायद कोशिश करूँगा। मेरी ऐसी योजना है कि आगे जब करंट अफेयर्स की चीज़ें ठीक ठीक होती रहेंगी और मेरे पास अगर समय बचेगा, तो मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट एक बहुत लॉन्ग वीडियो बनाया करूँगा, समझे। शॉर्ट वीडियो मैंने बनानी बंद कर दी है, समझे। वो कोई, मुझे नहीं लगता है जो लोग 15 मिनट का कुछ करके चले जाते हैं 10 मिनट में, कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब है, जब अगर आप आओ, अगर कुछ पढ़ा रहे हो तो वैल्यू एडिशन करो, राइट, समझे। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा तो उसका कोई मतलब नहीं निकल के आ रहा है। 10 मिनट में केवल ज्ञान दे देना है कि ये फला बुक से पढ़ लो जाके, ऐसे निकलेगा यूपीपीसीएस, ऐसे बन जाएंगे एसडीएम के ऊपर लाल बत्ती कैसे लगती है या नहीं होती है, समझे। या ये सब बातें, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, राइट। आप तो कुछ लोग मैं देखता हूँ कि बच्चे भेजते रहते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि वो अब आयोग का फला नोटिफिकेशन आ गया है, वो ये हो गया, वो हो गया। मतलब बेसिक चीज़ें हैं यार, मतलब कुछ बताओ तो कुछ ऐसा ढंग का बताओ। ये दिन भर आयोग की वेबसाइट को स्क्रॉल करते रहते हैं, समझे। रील से ज़्यादा आयोग की वेबसाइट चल रही है, इससे अच्छा रील देख लो, समझे। ज़रूरी चीज़ें आयोग अगर कोई चीज़ निकाल के देगा, 1-2 दिन में, 4 दिन में खुद ही पता चल जाएंगी, समझे। उस पर जान देने की आवश्यकता थोड़ी ना है। दूसरी चीज़ है, मैंने जैसे इस वीडियो में एक बार बताया, PDF प्रोग्रामों से बचें, समझे। अगर अपना भला चाहते हैं, मेरा ये विनम्र निवेदन है, समझे। ऑथेंटिक बुक को फॉलो करिए। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑथेंटिक बुक है। मान लीजिए जैसे आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, राइट। स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम जिसको कुछ नहीं आएगा, नहीं पता कैसे पढ़ना है, तो वो उस बुक को 2 महीना लगाएगा। जिसको अगर कोई कुछ बता देगा कि देखिए इस बुक को इस नज़रिए से पढ़ना है, ऐसे देख के पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं, उसको वो 20 दिन में पढ़ लेगा। पहली बार में 20 दिन में पढ़ेगा, दूसरी बार जब पढ़ेगा 15 दिन में पढ़ेगा, तीसरी बार पढ़ेगा तो वो हो सकता है 18 दिन में, 15 के बाद में वो हो सकता है 13 दिन में पढ़े। फिर एक बार कहानी ये आती है कि 4-4 दिन में, 5-5 दिन में पूरी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये है पढ़ने का तरीका। अब होता क्या, PDF प्रोग्राम इतने ज़्यादा गंदे हैं, सारी चीज़ें आप समाहित कर नहीं सकते हो, एक बात। दूसरी बात, बच्चे ने जो पूरा साल किसी अच्छे बुक पे या किसी अच्छे मटेरियल पे, इवन दो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर वो घटना चक्र या फिर वो ल्यूसेंट या अन्य बहुत बेसिक किताबों पे अगर वो बैठा हुआ है, उसी पे काम कर रहा है, उसका आपने PDF देखे बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि उसी में वो अगर चीज़ें एडअप करता रहता तो हो सकता है कि उसका कुछ भला हो जाता, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। मेंस में तो कुछ चीज़ें अलग होती हैं, राइट। तो लेकिन उन्होंने कर दिया PDF, बच्चे के पास में इतनी चीज़ें आ गई, फिर वो कंफ्यूज हो गया, ठीक। तो आप कम से कम वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते हैं तो बर्बाद मत करिए, समझे। तो मैं इन सब चीज़ों से बड़ा दुखी हो जाता हूँ देख के, और फिर मुझे लगता है कि अरे बाप रे, इतने बच्चे फंसते चले जा रहे हैं, समझे। बहुत से बच्चों को मैंने मना किया, मेरे पास जखीरा है PDF का, स्वयं का, खुद का बनाया हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो इतना कारगर नहीं है जितनी कारगर बुक है आपकी, समझे। बहुत कारगर बुक है, समझे। अलग अलग पढ़ने का नज़रिया होता है, अलग अलग देखने का नज़रिया होता है, राइट। PDF अगर मैं बनाने बैठ जाऊँगा अपने इंस्टीट्यूट की टीम के साथ में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बुक आपकी हो मान लीजिए 300 पेज की, तो मैं उसी की PDF बना दूंगा 700 पेज की, तो फिर PDF का मतलब क्या रह गया, फालतू हो गई, समझे। तो इसलिए मैंने बनाना ही बंद कर दिया, ठीक है। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जिस चीज़ की मैं बना रहा हूँ वो बहुत ऑथेंटिक चीज़ें हैं, राइट। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए हमारे साथ। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी उम्मीद के साथ में, एक अच्छे इकोसिस्टम के साथ में इस चैनल का निर्माण हुआ है, सब लोग अपनी सहभागिता जरूर दीजिए, समझे। इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि मैं पढ़ाता हूँ आप पढ़ते हैं, मैं टीचर हूँ आप बच्चे हैं, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। मैं एक इकोसिस्टम चाहता हूँ, राइट। इकोसिस्टम में जिसमें सबकी भागीदारी हो सकता है मेरा कोई पक्ष मजबूत है, कोई पक्ष मेरा ख़राब होगा, राइट। आपका कोई पक्ष बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं उन सब चीज़ों की नहीं है। पर बाकी कोई टीचर होता नहीं है, हम सब विद्यार्थी हैं, पूरे जीवन भर एक विद्यार्थी रहते हैं, समझे। टीचर कोई नहीं होता है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तब आप हो जाते हैं बेवकूफ़,
समझे। तो इससे बढ़िया विद्यार्थी बने रहिए, टीचर मत बनिए। लेकिन विद्यार्थी बने रहिए का मतलब ये नहीं है कि 40 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स ही दे रहे हैं, समझे। विद्यार्थी बने रहने का मतलब है कि सीखते रहिए, जीवन भर सीखिए एक ही चीज़ को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। बने रहने के लिए सेवा सिविल सर्विस के साथ। और टेलीग्राम पे आ जाओ, टेबाउट अबाउट सेक्शन में है, कुछ कुछ चीज़ें मैं डालता रहता हूँ, मज़ा आता है, ठीक है। थैंक यू।